हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग फाइनली उस दिन पे पहुंच गए हैं जिस दिन के बाद हमारा एग्जाम चालू होने वाला है। सर, इकोनॉमिक्स का कल एग्जाम है सर। आज 19 तारीख है। आज हम लोग इंग्लिश का एग्जाम दे के आए सर। इंग्लिश तो बहुत अच्छा गया। सिद्धार्थ सर ने जो भी एमसीक्यू सॉल्व करवाया था सारा एमसीक्यू आया। बच्चों का ये रिप्लाई था। सुन के बहुत अच्छा लगा। तो सर, अभी कल इकोनॉमिक्स है सर। इकोनॉमिक्स में एक भी दिन छुट्टी नहीं है सर। क्या करे सर, क्या ना करे। सर, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स का जो बुक है, मैं जब खोल रहा हूँ तो हमको लग रहा है मेरे साथ खेला हो गया। मेरे को बुक ही पढ़ने नहीं आ रहा। क्या करे। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया है इस पूरे 24 घंटे का, कि इस 24 घंटे का रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देखो। दूसरी बात, अभी मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं छोटा सा जरूर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के पीछे। एमसीक्यू भी पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं सब्सक्राइब भी नहीं करके रखे हैं भैया। क्यों भैया। अपने बड़े भैया का छोटा सा बात मान लो और सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे के सारे फ्रेंड सर्कल स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा लाइव में जब दिखते हैं ना बच्चे, उतना ही ज्यादा हम लोगों को मजा आता पढ़ाने में। वीडियो को, क्लासेस को और एक्सटेंड करने में, बड़ा करने में मजा आता है। जो अपने को देखने को मिलता है कितने लोग बैठे हुए हैं ऑनलाइन, हमारा हमारा क्लासेस को देख रहे हैं। तो पहले फटाफट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप पहले शेयर कीजिए अपने स्कूल ग्रुप में, अपने स्टेटस पे, और अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल में सारे को आप शेयर कीजिए। पहले मैं फिर अभी क्लास में चालू करूंगा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 जो कि आपका कुल मिला के 8 मार्क्स आने वाला है, ये 3 चैप्टर में एक ही क्लासेस में कंप्लीट करने वाला हूं। तो फटाफट से पहले शेयर कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्स का, तब मैं अपना रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करूंगा। जल्दी जल्दी कर दो मेरा भाई। गुड इवनिंग। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है। दोनों ही में, आर्ट्स और एक कॉमर्स दोनों में है। तो दोनों के बच्चे ये क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है। चलो, चलो आप शेयर किए हैं और कर रहे हैं, ऐसा मैं आशा करके मैं क्लास को अभी चालू कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए, यूनिट नंबर जो 4 तक है वो देखिए। यूनिट नंबर 4 तो 1 तो जो अपना इंट्रोडक्शन था। 2, 3, 4 जो था, 2, 3, 4 था वो आपका पूरा का पूरा डिमांड सप्लाई, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर चला गया। ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये टेक्निकल कैसे है कि यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, और मैंने जितना भी बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, और बच्चों से मैंने जो भी फीडबैक लिया, बच्चों बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से, मतलब 5, 6, 7 नंबर चैप्टर से है, और स्टैटिस्टिक्स से है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एक सीरीज में खत्म करूंगा, ताकि आपका 8 मार्क्स कवर हो जाए। पूरा का पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। खाली आप देख लीजिएगा ना, आपका एमसीक्यू भी सॉल्व होगा। और आप देखोगे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यदि आपने चैप्टर नहीं भी किया है, कभी भी नहीं किया, पहली बार देख रहे हो, तो भी आप यदि पूरे वीडियो को देखोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए चालू करते हैं हम लोग कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है क्या। देखिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे प्रोडक्शन का थ्योरी, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का बेसिक बेसिक चीज। चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, कि प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट होता है उसका कैसे कैसे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स उसके बारे में क्या क्या बात करता है। और चैप्टर नंबर जो 7th है वो आपका रेवेन्यू के बारे में बात करता है, सेल्स के बारे में। पहले प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगेगा, चैप्टर 6। कॉस्ट करने के बाद उसको बेचोगे तो रेवेन्यू आएगा, वो चैप्टर नंबर 7 है। ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। चैप्टर 5 क्या है, प्रोडक्शन, समझिएगा बात। क्योंकि टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो वी नीड टू नो कि प्रोडक्शन क्या होता है। हालांकि आप जैसे ही चैप्टर नंबर 1 जब जाओगे, तो चैप्टर नंबर 1 में आपका प्रोडक्शन का डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में प्रोडक्शन का डेफिनेशन कहीं दिया ही नहीं है बुक में। यदि आप देखोगे जयदेव सर्किल, तो आप चैप्टर नंबर 5 में प्रोडक्शन का डेफिनेशन नहीं दिया। वो चैप्टर चालू ही हो रहा है प्रोडक्शन फंक्शन से। बट ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 में आपका प्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब चैप्टर 1 में दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोडक्शन जानना नहीं है। आपको टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चालू कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए।
तो हम लोगों ने एक नोट्स बनाया, देखिए आप लोगों के लिए जो मैंने आपको वादा किया था ना, टच एंड पास नोट्स, ये टच एंड पास नोट्स है। ये चैप्टर में 5 6 7 पूरा का पूरा तीनों चैप्टर का मैंने आपको शॉर्ट में बनाया, ताकि आपको याद करने में, चैप्टर सबसे टेक्निकल था इसलिए इसी का मैंने नोट्स बनाया। ठीक है, तो आपको याद करने में और समझने में बहुत आसानी हो, इसके चलते मैंने टच एंड पास बनाया है। तो टच एंड पास कहाँ से मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? यदि आपके पास मेरा नंबर है तब तो ठीक है, आप मेरे से व्हाट्सअप करोगे, ये मेरा नंबर है। ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप करोगे। दूसरी बात, आपको क्या करना है सर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप के लिंक में जाके उस व्हाट्सअप ग्रुप को जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो, इस पर्टिकुलर पूरा नोट्स को, जिसमें 5 6 7 पूरा तीनों चैप्टर है, मैं उसी पर्टिकुलर जो है ग्रुप में मैं भेजने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग आज के लेक्चर को चालू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। सर प्रोडक्शन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए प्रोडक्शन का मतलब, नॉर्मली हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रोडक्शन वर्ड को यूज करते हैं। तो नॉर्मल हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्रोडक्शन का मतलब हम लोग समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को बनाने को बोलते हैं प्रोडक्शन। देखिए इकोनॉमिक्स में भी प्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया गया। इकोनॉमिक्स में क्या दिया गया, प्रोडक्शन का अलग अलग डेफिनेशन दिया गया। तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन का डेफिनेशन पुराने जमाने में डेफिनेशन एक दिया गया था, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, वैसे 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 इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का दायरा को और बढ़ा दिया गया। पहले के समय में प्रोडक्शन का जो डेफिनेशन था, उसको बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन। और जो अभी के समय में जो मॉडर्न एरिया है, जो मॉडर्न एरा है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें प्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं क्या, न्यू क्लासिकल डेफिनेशन। तो याद रखिएगा, आपके एमसीक्यू में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ देगा एकदम कि प्रोडक्शन एज पर क्लासिकल डेफिनेशन डैश। क्लासिकल मतलब पुराना, और न्यू क्लासिकल मतलब होता है नया, मतलब अभी मॉडर्न, मॉडर्न इकोनॉमी को बोलते हैं क्या, न्यू क्लासिकल। तो दोनों का डेफिनेशन अलग अलग दिया गया। देखिए क्लासिकल डेफिनेशन में पहले आपको बता दूं, तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है समझते हैं बनाइए। क्लासिकल डेफिनेशन बेसिकली होता क्या है समझते हैं। देखिए क्लासिकल डेफिनेशन जो प्रोडक्शन के रिलेटेड दिया गया है, तो सिंपल बोला गया कोई भी सामान, कोई भी कमोडिटी का जब यदि आप फॉर्म को चेंज कर दोगे, तो फॉर्म को चेंज करने को ही बोलते हैं प्रोडक्शन। सर फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको पता है, आप 9 10 में आप साइंस में पढ़े थे कि कोई भी सामान का 3 फॉर्म होता है। जैसे पानी का बात करें, पानी, वाटर, वाटर एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आपने उसको फ्रिज में रख दिया, वो बन जाता है आइस। जैसे वो आइस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि अब ये लिक्विड से कहां पे कन्वर्ट हो गया, हार्ड में कन्वर्ट हो गया, बोलते हैं हम लोग यस सर। वैसे ही आप इस वाटर को यदि आप आग पे रखते हो, तो वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा भाप बन के उड़ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी वाटर का कौन सा फॉर्म है, सर ये कौन सा फॉर्म है बताइए, गैस फॉर्म है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का 3 फॉर्म होता है। वाटर, सॉरी, किसी भी कमोडिटी का 3 फॉर्म होता है, एक होता है लिक्विड, एक होता है हार्ड, एक होता है तुम्हारा गैस। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो प्रोडक्शन का डेफिनेशन था, वो सिंपल बोला गया था कि प्रोडक्शन का मतलब होता है ऑल काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी, सारा का सारा सोशल एक्टिविटी जिसके थ्रू किसी के प्रोडक्ट को, फॉर्म को चेंज करते हैं। फॉर्म को हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब या तो लिक्विड से हार्ड बना देते हैं, हार्ड से लिक्विड बना देते हैं, या फिर कोई हार्ड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कोई भी प्रोसेस को बोलते थे प्रोडक्शन पहले के समय में। देखो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने तोड़ के लिखा है, क्या लिखा है देखो, सोशल, सोशल एक्टिविटी। क्लासिकल डेफिनेशन किसका था, क्लासिकल, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो एक मिनट, आइए। हाँ, मैं बताया कि क्लासिक सोशल, क्लासिकली यदि हम प्रोडक्शन का डेफिनेशन बात करें, तो क्या होता है, सबसे पहली बात कि एक सोशल एक्टिविटी है। इसका पर्पस है कि स्टेट को चेंज करना है। स्टेट का मतलब होता है फॉर्म। स्टेट का मतलब क्या होता है बोलो, स्टेट का मतलब होता है क्या, फॉर्म चेंज करना। और फॉर्म का मतलब ऑलरेडी मैंने अभी क्लास में आपको बता दिया कि फॉर्म का मतलब क्या होता है। समझ गए क्या? यस सर। नाउ फॉर्म का मतलब क्लियर है। नाउ मैटर्स इनटू अनदर, मैटर्स इनटू अनदर का मतलब वही, लिक्विड से हार्ड, हार्ड से लिक्विड। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं बात करूं, जैसे आप मान लीजिए, आप सीड, सीड समझते हो आप, बीज, आप बीज डाले, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी की भाषा में बिया बोला जाता है, राइट। तो जो बीज होता है ना, बीज, हम लोग बीज जैसे ही मिट्टी में डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, तो हम लोगों का एक पेड़ निकलता है, निकलता है ऐसे। तो क्या हम लोगों ने वो भी प्रोडक्शन किया है? आंसर इज यस। क्या वहां पे भी हम लोगों ने फॉर्म को चेंज किया है? आंसर इज यस, फॉर्म को चेंज किया। इसलिए फॉर्म को चेंज किया, इसलिए वो भी क्या है, प्रोडक्शन है। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सीड्स इनटू द क्रॉप्स, सीड्स को क्रॉप्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सीड्स को क्या कर देना, क्रॉप से कन्वर्ट कर देना, क्या ये भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है? आंसर इज यस, इट्स अ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको वर्ड यूज किया, फॉर्म को चेंज करना। अब यहाँ पे जो चेंज है ना, चेंज,
आपकी इकोनॉमिक्स की भाषा में तीन टाइप का चेंज होता है। कोई भी प्रोडक्ट में आप जब प्रोडक्शन करोगे तो कोई भी प्रोडक्शन में तीन टाइप का चेंजेस आता है। सर पहला पहला चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी चेंजेस। सर क्वांटिटी चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि एक चीज डालो और एक बार में एक की जगह पे दो 10 20 30 50 निकल जाए। नहीं समझ में आया सर, बताते रहो। अब मान लो एक मिट्टी है, इस मिट्टी में मान लीजिए आपने एक मैंगो का वो जो होता है ना बिया बिया आपने डाला उसको, उससे एक पेड़ निकला। उस पेड़ में क्या एक ही मैंगो आएगा, एक ही आम आएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, एक ही आम आएगा कि ज्यादा आएगा सर? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या एक ही आम आने वाला है कि ज्यादा आम आने वाला है सर? बताइए बताइए बताइए। एग्जैक्टली exactly। अनगिनत अनगिनत आम आने वाला है। आपको पता है अनगिनत आम का मतलब बहुत सारा आम आने वाला है। इसको बोलते हैं क्वांटिटी चेंजेस। मतलब एक एक डाले बहुत सारा निकल गया, इसको बोलते हैं क्या? क्वांटिटी चेंजेस। आपने फिर हेरा फेरी में पढ़ा था ना, देखा था ना 21 दिन में 50 डबल। उसको बोलते हैं क्वांटिटी चेंजेस, ठीक है। तो चेंजेस कितने तरीके का हो सकता है? तीन। पहला बोलते हैं क्वांटिटी चेंजेस, दूसरा होता है क्वालिटी चेंजेस, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। जैसे आपको पता है स्टील, स्टील कैसे बनता है? आयरन डाल के स्टील बनता है, राइट? आयरन पिक को जब पिघलाते हैं उसके बाद इसका स्टील बनता है। तो आयरन से ही स्टील बनता है। आयरन मतलब होता है लोहा, लोहा से स्टील बनता है। तो सर लोहा एक था, लोहा को स्टील में कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब उसका क्वालिटी चेंज कर दिया सर। हाँ सर, क्वालिटी चेंज कर दिए। लोहा में जंग लग जाता है बट स्टील में जंग नहीं लगता। ये क्या है? क्वालिटी को चेंज कर देना। कि ये भी एक प्रोडक्शन है, आंसर इज यस, ये भी एक प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर हार्ड तो हार्ड ही रह गया सर, स्टील भी हार्ड है और लोहा भी हार्ड है, बट यहाँ पे क्योंकि इसका क्वालिटी चेंज हो गया ना, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ही कहेंगे। समझ में आया क्या बात? दूसरा बात, तीसरा बात, स्पेशल चेंजेस। स्पेशल चेंजेस का मतलब क्या होता है समझते हैं बात। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट, कोई सामान जो एक जगह पे है, जिसका वहां पे जहां पे है वो, वहां पे उसका कोई यूज नहीं, कोई काम नहीं है। आपने क्या किया? उसका जगह को चेंज कर दिया। बस उसके जगह को चेंज करने से उसका वैल्यू बढ़ गया। तो इसको भी हम लोग प्रोडक्शन ही कहेंगे। सर नहीं समझ में आया, बताता हूँ। आप मान लीजिए कोयला, कोयला का खदान में आप कोयला निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम द कोल माइंस। कोल माइन से आपने कोयला निकाला। तो कोयला एक जगह पे है, नेचुरल रिसोर्सेज में, वहां से आपको निकाल के बस काट करके निकाल के इंडिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हो। तो ये भी एक प्रोडक्शन ही माना जाएगा, इसको बोलते हैं स्पेशल चेंजेस। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि प्रोडक्शन क्लासिकल डेफिनेशन में क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है। दूसरा, एक सोशल एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी जिसके अंदर में क्या क्या होता है? फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। चेंज करने का मतलब यहाँ पे तीन तरीके का हो सकता है, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पेशल। यहाँ पे मैंने सारा का सारा एग्जांपल भी दे दिया है। आपको अलग से कुछ ये करने का दरकार नहीं है, बस इसको रट लेना है। जो मैंने नोट्स जो आपको दिया है ना, इसको बस रट लो और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आइए। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा, जो एग्जांपल भी दूंगा, वो सारा का सारा एग्जांपल मैंने यहीं पे लिखा है। देखो मैंने अभी दिया था ना, सीड्स को, क्रॉप्स को, आयरन से स्टील बनाना, कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कोल माइन, सारा का सारा। ठीक है, दूसरी बात आइए। अब नियो क्लासिकल, जैसे कि जिसको हम लोग मॉडर्न इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन क्या है समझिएगा। नियो क्लासिकल मतलब मॉडर्न इकोनॉमी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन बताएं। सिंपल बोला गया कि मॉडर्न एरा के हिसाब से यदि प्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया जाए, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। क्रिएशन ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। अब आप यूटिलिटी का मतलब आप मेरे से पूछोगे, आपको पता है यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा था यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट का वो कैपेसिटी जिसके थ्रू किसी ह्यूमन बींग्स का वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसे बोलते हैं क्या? यूटिलिटी। ये पेन है, पेन। अब ये पेन का वो कैपेसिटी जिससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, इस पेन का वो कैपेसिटी जो जो मेरे को सेटिस्फाई करता है, उस कैपेसिटी को कहते हैं यूटिलिटी। देखिए पेन तो कॉमोडिटी है, ये पेन कॉमोडिटी है, बट इसके अंदर का जो शक्ति है ना, वो शक्ति को बोलते हैं यूटिलिटी। तो सिंपल प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या बताया गया? प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जिससे किसी का यूटिलिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, या फिर बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। तो आप कह सकते हो कि आप भी क्या कर रहे हो? आप भी प्रोडक्शन कर रहे हो। बट इतना ध्यान रखना, ये जो यूटिलिटी आप जो क्रिएट कर रहे हो, ये हमेशा ये ध्यान रखना एक्सचेंज के थ्रू होना चाहिए। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है सर? एक्सचेंज का मतलब होता है मनी टर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या बात? यस। एक्सचेंज का जैसे मान लो मम्मी रोटी बनाती है, क्या हम लोगों का यूटिलिटी क्रिएट होता है? यस सर, आटे से रोटी बनता है, रोटी हम लोग खा के बहुत सेटिस्फाई होते हैं, बहुत सेटिस्फाई होते हैं। तो मम्मी का जो रोटी है वो हम लोगों को सेटिस्फाई करता है, तो क्या वो प्रोडक्शन है? आंसर इज नहीं, बिकॉज इट्स नॉट एक्सचेंज। वो एक्सचेंज नहीं है, इसके चलते वो प्रोडक्शन नहीं है, अदरवाइज वो प्रोडक्शन भी हो जाता। अब यहाँ पे देखो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेन देन। अब यहाँ पे तुम देखो एक बार इस डेफिनेशन, अब तुमको तुम्हारा कुछ बच्चा बोल सकता है कि सर ये डेफिनेशन तो ठीक तो था, इस ये डेफिनेशन बनाने का क्या मतलब था? अब देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन का मतलब ये है कि आज के समय में एक सीए अपने जो क्लाइंट को जो एडवाइस देता है ना, फाइनेंशियल एडवाइस, वो भी अपने आप में प्रोडक्शन है। एक टीचर जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक प्रोडक्शन माना जाएगा।
एक लॉयर अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस देता है, वो भी क्या है, अपना प्रोडक्शन माना जाता है एज पर द लेटेस्ट, या फिर बोल दो न्यू प्रोडक्शन, न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया लॉयर का। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये भी हम लोग अभी यूनिट 1 में पढ़े थे, हम लोग फिर से समझते हैं। फैक्टर्स क्या होता है बताते हैं। जैसे हम लोगों का पूरा शरीर कितने एलिमेंट से बना है, 5 एलिमेंट से बना है ना सर। वैसे ही प्रोडक्शन भी, कोई भी प्रोडक्शन, दुनिया का कोई भी प्रोडक्शन, इस पेन को बनाने जाओ, इस मोबाइल को बनाने जाओ, इस लैपटॉप को बनाने जाओ, इस राइटिंग टैब को बनाने जाओ, या फिर एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाने जाओ, कोई भी चीज का प्रोडक्शन यदि आप करने जा रहे हो तो आपके पास 4 चीज का होना बहुत जरूरी है। उस 4 चीज को ही बोलते हैं क्या, फैक्टर्स। सर वो 4 चीज क्या है, सबसे पहले सपोज मैं आपको आपको कोचिंग सेंटर खोलना है, तो सबसे पहले आपको जगह चाहिए होगा, उसको बोलते हैं लैंड। सर कोचिंग सेंटर चलाने के लिए कुछ बंदे चाहिए होंगे जो क्या करेंगे, उसके अंदर में काम करेंगे। अच्छा, हम भी अपने आप में क्या है, हम भी एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं। हम क्या है, लेबर है। लेबर मतलब होता है हम, मेरा जो काम कर रहे हैं ना, जो परिश्रम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ लेबर। लेबर का मतलब कोई इंसान नहीं होता। हाँ, लेबर का मतलब होता है कैपेसिटी। जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आपको, तो ये भी एक लेबर ही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताऊं मैं, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा सर, एक लैंड चाहिए होगा, एक लेबर चाहिए होगा, राइट। अच्छा। अच्छा, बिजनेस को चालू करने के लिए यदि आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको पता है वी नीड व्हाट, कैपिटल। बिना कैपिटल के, बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता है। यदि आप आर्ट्स पे हो तो भी आपको पता है, इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास कि सर कोई भी बिजनेस जब चालू होता है तो कैपिटल तो पक्का चाहिए सर। समझ में आया क्या। तो आपको मैंने बताया 3 चीज का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक बंदा होना जरूरी है जो इस चीज को, सब चीज को जुटाए। लैंड को जुटाए, कैपिटल को जुटाए, लेबर को जुटाए, ये जुटाने वाला भी एक बंदा चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योर। इसको ऑन्टरप्रेन्योर को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं, हमारे बुक में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर, एक जमीन, एक लेबर, एक कैपिटल, और दूसरा क्या, ऑन्टरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपने। ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 1 में था। यहां तक हम लोगों का यूनिट नंबर 1 था। ये हम लोग ऑलरेडी एक बार रिकैप्चर कर लिए, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों का जो है उससे रिलेटेड है, इसलिए हम लोग एक बार रिकैप्चर कर लिए बस। अभी हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, डेट इज प्रोडक्शन फंक्शन। आप जब देखोगे बुक तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले समझते हैं बात, आपको दिया हुआ क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, फंक्शन का, प्रोडक्शन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। सर फंक्शन का मतलब क्या होता है, समझते हैं बात। फंक्शन का मतलब सिंपल समझ लो आप, रिलेशनशिप। वो बाबू सोना का जो रिलेशनशिप होता है ना, आपके और आपकी वाली के साथ जो रिलेशनशिप है, उसे ही कहते हैं फंक्शन। तो समझिएगा। देखिए, फंक्शन क्या होता है अगेन बताते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन पूछ रहा है, मतलब प्रोडक्शन का रिलेशन बताओ। तो देखो एक बार, कोई भी चीज का रिलेशन यदि बताना है तो आपको दो आदमी को उठाना पड़ेगा, ए और बी। तब आप बता सकते हो कि ये ए और बी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। यदि आप कोई लड़का लड़की जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना देख के कि ये लोग भाई बहन हैं, हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर ये जो लड़का जा रहा है जिस औरत को लेके जा रहा है, कि ये उसकी अपनी वाइफ है कि किसी और की वाइफ है। ये हम लोग देख के प्रिडिक्शन करते हैं ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्या है। वैसे ही प्रोडक्शन के अंदर में क्या रिलेशनशिप होता है समझते हैं। प्रोडक्शन के अंदर में देखो, सबसे पहले दो बंदा ढूंढो। दो बंदा ढूंढो। इसमें क्या है देखो, एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। आपको पता है इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स। आपको बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए कि नहीं सर, चाहिए सर, चाहिए। इसको जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्शन बनता है। मान लीजिए लैंड, जमीन लेके ले लिए, रॉ मटेरियल खरीद लिए, रॉ मटेरियल से ये मोबाइल बनाया, तो ये जो मोबाइल बना है ये आउटपुट है। और जो हम लोग जो लैंड वगैरह सब 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 जुटाए थे, रॉ मटेरियल जुटाए थे, कच्चा माल जुटाए थे, ये सारा का सारा क्या माना जाएगा, इनपुट्स माना जाएगा। इनपुट्स आउटपुट, इनपुट्स आउटपुट। आप लोगों ने वो स्टोरी देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। एक तरफ से सोना, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। आलू इज द इनपुट एंड सोना सोना इज द, बोलो बोलो तो क्या, आउटपुट। आउटपुट इज द, इनपुट क्या है, आलू है, और आउटपुट क्या है, सोना है। इनपुट क्या है, आलू है, आउटपुट क्या है, सोना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आउटपुट और इनपुट समझ में आया क्या। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। ठीक है। आइए, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे कि सर पार्टनर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन का रिलेशनशिप क्या होता है। तो यहाँ पे जो दो बंदे हैं, इस एक का नाम है इनपुट, एक का नाम क्या है, आउटपुट। तो हम लोग यदि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है दोस्त, तो समझ लेना, इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा जाए तो हम बोल सकते हैं क्या, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट का जो जो बीच में रिलेशनशिप है उसे क्या वो कहते हैं हम लोग,
क्या कहते हैं बता, प्रोडक्शन फंक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रोडक्शन फंक्शन इज व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सर। इसी डेफिनेशन को आप अच्छे तरीके से और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो एक बार, आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रॉ मटेरियल डाला, तो आपका 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। अब मान लीजिए आपने यदि 50 यूनिट डाला, तो आपका 100 बनाओगे कि 100 बना, ये 200 बनाओगे कि कम बनाओगे सर? कम बनेगा। ये समझ में आया क्या बात? सर 100 रॉ मटेरियल डाले, तो आपका 200 यूनिट का आउटपुट हुआ, मतलब 100 प्लास्टिक डाले तो 200 पेन बना। 50 प्लास्टिक डालोगे तो कम पेन बनेगा। यस सर, तो यही मैंने आपको एक डेटा प्रोवाइड किया कि 100 आपने डाला तो 200 बना, 50 डाला तो आपका क्या होगा, 100 होगा। मान लीजिए 25 डाला तो सर 50 होगा सर। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि आप जितना इनपुट डाल रहे हो वही आपका आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि सर मैं बताता हूँ, सॉरी सर, उल्टा मैं बोल दिया। मतलब आउटपुट जो हो रहा है आपका, जो भी आउटपुट हो रहा है, जो भी बाहर निकल रहा है गुड्स, जो भी जितना भी पेन बनेगा, ये डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। यदि इनपुट ज्यादा बढ़ाएंगे तो ज्यादा होगा प्रोडक्शन, इनपुट कम डालेंगे तो कम होगा प्रोडक्शन। ये तो समझ गए ना? यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या बोलते हो बताओ इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये डिपेंडेंट है, किसके डिपेंडेंट है सर? आउटपुट डिपेंडेंट है किसके ऊपर सर? इनपुट के ऊपर। तो इनपुट को क्या बोल सकते हैं सर? इनपुट के ऊपर कोई कंट्रोल है क्या किसी का? नहीं सर, इसी को बोल देंगे क्या, इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे बताओ? इंडिपेंडेंट। तो जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे इनपुट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इनपुट जो होगा हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट होगा इंडिपेंडेंट एंड आउटपुट क्या होगा? डिपेंडेंट। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, physical input and physical output, where inputs are what, inputs are independent and outputs are dependent. Now next stage, इसका एक और डेफिनेशन तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट का वो रेस्पॉन्स जो इनपुट के जरिए होता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। द रेस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट corresponding with the input are known as what, प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब आउटपुट का कितना रेस्पॉन्स करना है, उस रेस्पॉन्स को भी बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। रेस्पॉन्स, सब रेस्पॉन्स क्या होता है सर, समझाते हैं एक बार। एक बात बताओ, तुम्हारे और पापा के बीच में, तुम्हारा और पापा के बीच में क्या रिलेशनशिप है? यस सर, यस रिलेशनशिप है। और क्या आप बाबू सोना में भी रिलेशनशिप है सर? हाँ सर। आपकी वो, आपकी ये के साथ भी आपका है क्या रिलेशनशिप? आंसर इज यस है। यदि आपका बाबू सोना के साथ रिलेशनशिप है, तो मैं अभी आपको बोलता हूँ, फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए अपने बाबू सोना। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, फटाफट से सही कीजिए, आइए समझते हैं। रेस्पॉन्स का मतलब, आप पापा के साथ आपका रेस्पॉन्स है, आप समझते हो? आप पापा जब आपको दो झपड़ मारेंगे तो आप क्या करोगे, रेस्पॉन्स करोगे? रेस्पॉन्स मतलब ऐसे वो देख भी लोगे ना, दो झपड़ और खा जाओगे। तो हम लोग रेस्पॉन्स नहीं करते। तो मैं बता सकता हूँ, ये है, ये रहे पापा और ये रहा मैं, ये रहा मैं। सर पापा मारे 10 झापड़ तो मैं कुछ नहीं बोला, 200 झापड़ भी मारेंगे तो भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा, मेरा रेस्पॉन्स पापा के अगेंस्ट जीरो है। बट यदि बात करूं, आपका कोई फ्रेंड यदि आपको मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई मारा, आप वो मारा 2 झापड़ तो आप भी 4 झापड़ मारोगे सर। यदि 10 झापड़ मारेगा तो आप 20 झापड़ मारोगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 15 झापड़ मारेगा तो आप कितना मारोगे बता दो? बता दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि 15 झापड़ आपका दोस्त मारा तो आप कितना झापड़ मारोगे? सर ऑब्वियसली ज्यादा मारेंगे उससे। इसका मतलब ये समझ में आया कि आप कहीं ना कहीं, ये जो है आपका झापड़ मारना दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको इसको भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को एक और डेफिनेशन क्या दिया गया, आउटपुट का रेस्पॉन्स इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड क्या होगा, उसे भी कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको कुछ भी उतारना नहीं है, सारा का सारा चीज लिखा हुआ है। इट शोज द आउटपुट रेस्पॉन्स डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट। ये क्या दिखाता है, एक रेस्पॉन्स दिखाता है एक आउटपुट का, इनपुट के। ये अच्छा, ये मैं शॉर्ट शॉर्ट यूज किया, ठीक है, ध्यान रखना। ओपी का मतलब आउटपुट है, आईपी का मतलब इनपुट है, ठीक है। आइए, इट इज अ टेक्निक। अच्छा, एक और चीज समझो, आप समझ लो, आउटपुट आउटपुट के बीच में और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है सर? जहां पे पैसे का बात किया जाए, जहां पे पैसे का बात किया जाए उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो एक एमसीक्यू ध्यान रखना, एग्जाम में पक्का पूछ सकता है कि सर प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशनशिप है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप है? आंसर इज, इट्स नॉट अ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इट्स अ टेक्निकल रिलेशनशिप। सर दोनों में अंतर क्या होता है? फ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, वो होता है टेक्निकल रिलेशनशिप। टेक्निकल रिलेशनशिप मतलब जस्ट स्कूल फ्रेंड, ऐसा ऐसा है, मतलब एक लिमिटेड है। बट मम्मी पापा के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना हम लोगों का, वो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप के साथ साथ हमारा सोशल रिलेशनशिप सब होता है। पापा से ही पैसा लेना है और पापा के पैसा को उड़ाना है,
सारा का सारा काम हम ही लोग करते हैं, इसलिए हम लोगों के पापा के साथ इकोनॉमिकल रिलेशनशिप भी है, सोशल रिलेशनशिप में बहुत सारा रिलेशनशिप है। तो हम लोग बोल सकते हैं, समझ में आया क्या बात? यस सर। नाउ तो हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान रखना कि प्रोडक्शन फंक्शन एक इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं शो करता है, क्या शो करता है? टेक्निकल रिलेशनशिप शो करता है। ये सारा का सारा आपके बुक में लिखा हुआ है, आपको कुछ भी पढ़ने का दरकार नहीं है, बस आपको इसको रिवाइज करके एग्जाम तक रट लो रट लो रट लो रट लो रट। ठीक है। दूसरी बात, अब इसको मैं, यदि फंक्शन है तो आपको पता है ऐसे लिखते हैं हम लोग, एफ फोर फंक्शन, जैसे मान लो एल सी। अब समझ लो इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। अभी यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू है अपना आउटपुट। और एल सी क्या है? एल का मतलब समझना है, एल का मतलब लेबर बोल दो, सी का मतलब कैपिटल बोल दो। अच्छा अच्छा अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट, तो फैक्टर्स ऑफ इनपुट क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो होगा। आंसर इज यस। तो ये सब क्या होगा? इनपुट। ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे शो करते हैं सर? ऐसे शो करते हैं, देखो यहाँ पे ये भी किया हुआ है, देखिए क्या हुआ ना, क्यू इक्वल टू एफ एल के का मतलब यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कुछ लिखने का दरकार नहीं है। एल क्या है? एल इज द लेबर एंड के इज द। क्लियर है क्या सर? यस सर। नाउ आगे सर बढ़िया। नाउ ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन खत्म हो गया। अब आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। आइए समझते हैं क्या शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है। तो आइए समझते हैं हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में क्या होता है। देखिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, समझते हैं। देखिए शॉर्ट रन, देखो शॉर्ट रन हुआ, लॉन्ग रन हुआ। अब से आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एक ऑफिस खोलना है। क्या खोलना है बताओ? एक ऑफिस खोलना है। अब इस ऑफिस खोलने के लिए, इस ऑफिस नहीं, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट। एग्जांपल को सही सही तरीके से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया? एक रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट का कैपेसिटी है 200 लोग, आप बैठ के खिला सकते हो। ठीक है, 200 सीट है आपके पास। मैंने आपको एक ऑफर दिया, भाई सुनना, अभी आपका जो रेस्टोरेंट खुला ना, वो 3 महीना ही हुआ है अभी तक। तो 3 महीने ही हुआ था, तो मैंने आपको एक ऑफर दिया, सुनना। पता है तेरे को, हम तेरे को ना 2000 नहीं, चल 2000 ज्यादा हो गया, 500, 500 लोगों का ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, मतलब 500 लोग एक साथ बैठ के खाएंगे, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, इमीडिएट बेसिस पे दुर्गा पूजा आ रहा है, 500 लोग मेरे पास आएंगे, तो 500 लोग आपके रेस्टोरेंट में आके खा सकते हैं। तो आप मेरे को बताइए, आप इसके ओनर हैं, यहाँ पे देखो हंसता हुआ चेहरा आप। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे? विल यू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑफर? आंसर इज नहीं। ऑफर को एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव लैंड। आपके पास जगह नहीं है, आपको एक अलग जगह लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि इमीडिएट बेसिस पे जगह लेना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर, नहीं है। बट यदि मैं यही आपको ऑफर देता कि भाई सुनना, 2026 में मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि 2026 में मैं 500 लोगों का ऑर्डर दे रहा हूं कि 500 लोगों का मैं खाने का व्यवस्था तुम कर दो, मैं आपको पेमेंट करूंगा। मैं 2026 का बात कर रहा, एंड वी आर इन व्हाट 2024। तो नाउ क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? आंसर इज यस, आई एक्सेप्ट इट। क्यों एक्सेप्ट करोगे सर बताइए? क्योंकि आपको पता है बात कि 2026 में अच्छा खासा टाइम है, 2 साल, तो आप 2 साल में अचानक से कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह की व्यवस्था कर ही लोगे। ठीक है, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं भाई। आओ, ऐसे ही होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन। ये जो जिस पीरियड ऑफ टाइम पे आपने लैंड लेना जरूरी नहीं समझा, और आपको लगता है कि लैंड इमीडिएट बेसिस पे उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, उसे कहते हैं शॉर्ट रन। और ये जो आपका 2 साल का जो मैंने पीरियड बताया ना, उसे बोलते हैं क्या? लॉन्ग रन। सर टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड नहीं, आप समझो एक बार। आपके पास पता है कि आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस चारों में से यदि कोई एक फिक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस एग्जांपल में लेबर आपके पास अनलिमिटेड लेबर है, आप जब भी चाहो तो आप लेबर्स को उठा सकते हो। बट आपके पास क्या नहीं है? आपके पास लैंड नहीं है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास एक, कोई भी चारों में से कोई भी एटलीस्ट एक समझ रहे हो, कोई भी एक, या फिर एक या फिर दो भी हो सकता है, बट कम से कम एक तो होगा ही। एटलीस्ट एक यदि फिक्स्ड है, फिक्स्ड वेरिएबल है, अब फिक्स्ड है, और बाद में के सारा का सारा क्या है? वेरिएबल्स है। तो उस केसेस में उसको बोलेंगे शॉर्ट रन। सर फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जिसको इमीडिएट चेंज नहीं कर सकते, जैसे लैंड अभी यहाँ पे फिक्स है, 200 लोगों का कैपेसिटी है, तो इमीडिएट बेसिस पे उसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इमीडिएट बेसिस पे यदि आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये जो हुआ ना, इसको बोलते हैं फिक्स्ड। बट आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप चाहो तो कैपिटल ला सकते हो, आपके पास पैसा बहुत सारा भरमार है पैसा, आपके पास पैसा है, आपके पास लेबर है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन भी है।
आप कर सकते हो बड़ा, बट क्या क्या नहीं बढ़ा सकते, लैंड नहीं बढ़ा सकते, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को क्या बोलोगे, शॉर्ट रन। सर लॉन्ग रन किसको बोलेंगे सर, लॉन्ग रन का मतलब होता है वो टाइम, वो फ्रेम ऑफ टाइम पीरियड जिस पीरियड में आपके पास चारों का चारों फैक्टर्स अवेलेबल है, मतलब चारों का चारों फैक्टर्स वेरिएबल्स है, कभी भी इसको चेंज कर सकते हो आप, लैंड को भी चेंज कर सकते हो, लेबर भी हायर कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को भी बड़ा कर सकते हो, और आप कैपिटल भी ला सकते हो, चारों का चारों फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल्स है, तो उसे कहते हैं क्या, लॉन्ग रन। समझ गए। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है सर, शॉर्ट टर्म में एक एक फिक्स, एटलीस्ट एक फिक्स, और सारा का सारा क्या है, वेरिएबल्स। और लॉन्ग रन में क्या होता है, सारा का सारा वेरिएबल्स। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारा का सारा वेरिएबल्स। आइए देखें सर, मीन्स द पीरियड ऑफ, means the period of time during which at least one of the inputs are fixed। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे एटलीस्ट कम से कम एक इनपुट जो है ना वो क्या है, एटलीस्ट यहाँ पे बड़ी बात है ना, एटलीस्ट ध्यान रखना, एटलीस्ट है मतलब कम से कम एक होना चाहिए, क्या है, फिक्स्ड है, बाद में सब क्या है, वेरिएबल्स है। बट लॉन्ग रन में क्या होता है सर, लॉन्ग रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, नथिंग इज फिक्स्ड, कोई भी फिक्स नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है, सारा का सारा क्या है, वेरिएबल्स होता है, मतलब सबको चेंज कर सकते हो। ओके सर, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स आर चेंजेस। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया लैंड, ये शॉर्ट रन का, तो आपको पता है लैंड फिक्स है, यस सर, ये आपका लेबर आपका, बट आपके पास वेरिएबल्स है। लैंड मान लीजिए आपके फिक्स है, मतलब लैंड एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, बट आप लेबर उसको बढ़ाते गए, लेबर आपको दो कर दिए, फिर तीन कर दिए, फिर चार कर दिए, फिर पांच कर दिया ना, मतलब लेबर को आप अनलिमिटेड कभी भी चाहो तो जितना भी बढ़ा सकते हो, बट लैंड को बढ़ा नहीं पा रहे हो क्योंकि शॉर्ट रन है। अब समझना है, इसके में यदि आप रेशियो निकालोगे तो देखो 1:2, इसका रेशियो क्या निकलेगा, 1:2। इसका रेशियो निकालेगा तो क्या आएगा, 1:3। इसका रेशियो क्या निकालेगा तो 1:4। तो आप देख रहे हो ना, हर एक समय में इसका रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। तो आप ध्यान रखना, शॉर्ट रन में जो इनपुट्स के बीच का जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन जो होता है, अच्छा पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, यदि आपका मैथ्स होगा तो, और आपने इसको इंग्लिश ऐसा 9-10 में भी पढ़ा होगा आपने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपको पता होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो इनपुट के बीच में जो प्रोपोर्शन है यहाँ पे कीप चेंजिंग हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है ना, हो रहा है, हाँ सर देखिए, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स आर व्हाट, हमेशा चेंजेस, हमेशा चेंज होगा। तो एक एमसी को ध्यान रखना, इन केस ऑफ शॉर्ट रन, इन केस ऑफ शॉर्ट रन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स आर चेंजेस। नाउ यदि हम बात करें लॉन्ग रन का, यही एग्जांपल मान लीजिए आपने, लॉन्ग रन में आपको पता है सब सब चीज क्या है, वेरिएबल्स है, सबको चेंज कर सकते हो। एक तरफ आपने मान लीजिए लैंड रखा, एक तरफ मान लीजिए आपने लेबर रखा, लैंड रखा एक दो तीन, और लेबर भी वही एक दो तीन होगा, क्योंकि आप दोनों को चेंज कर सकते हो साथ साथ। तो आप यहाँ पे रेशियो देखोगे तो 1:1 क्या होगा, 1:1। यहाँ पे भी आप रेशियो करेंगे तो 2:2, तो 2:2 को कट करोगे तो 1:1, मतलब आप देख रहे हो कि ऑलवेज क्या होगा, सेम ही रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स आर व्हाट, कांस्टेंट। लॉन्ग रन में क्या होता है, जो प्रोपोर्शन होता है फैक्टर्स के बीच में क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है, कांस्टेंट होता है। समझ गए क्या सर, यस सर। दूसरी बात याद रखिएगा, जो शॉर्ट रन में जो लॉ लागू होता है, इकोनॉमिक्स में कई सारे लॉ हैं, तो उस नियम कानून में एक जो नियम है उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है, ये भी आपके एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बट लॉन्ग रन में आपको जो लगता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये दोनों लॉ हम लोग अभी पढ़ेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अब समझते हैं सर, तीन टर्म पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। सर टोटल प्रोडक्ट क्या हो, याद रखिएगा, आप मान लीजिए ये आउटपुट, ये इनपुट है, मान लीजिए इनपुट आपका लेबर है, एक दो तीन चार। आप मान लीजिए एक लेबर को रखे थे तो ये आउटपुट दिया 1000, दो लेबर दिए, दो लेबर को रखे तो आप क्या किया, 1000, ये तो 1000 किया ही, दो दिन मिल के क्या, एक बार बताओ, एक लेबर को रखे तो 1000 बनाया, जब दो लेबर को रखोगे तो क्या करेगा, और ज्यादा बनाएगा सर, दोनों जन मिलके, मान लीजिए दोनों जन मिलके 1900 बनाया। अच्छा तीन जन को रख दिए सर, तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए, मान लीजिए आपने 3000, मान लीजिए आपको 2900 रुपया, 2900 यूनिट बना दिया, और ये हो गया तुम्हारा, समझ लो तुम्हारा 3800 यूनिट बना दिया। तो इसको बोलते हैं आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि जब इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के बाद जितना सम टोटल ऑफ ऑल आउटपुट्स आर नोन एज व्हाट, टीपी। देखिए क्या होता है, टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स अलोंग विद द हेल्प ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर की हेल्प से सारा का सारा वेरिएबल को यूज करते हुए जितना टोटल यूनिट बनता है उसे कहते हैं क्या, टीपी, टोटल प्रोडक्ट। नाउ नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है सर, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है समझते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्ट, मतलब
आप ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल दीजिए। ये था, ये मैंने क्या बताया था आपको, टीपी बताया था, ये क्या है, टीपी है ना सर, ये टीपी है, हाँ सर। अब सब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, आप जब एक कस्टमर एक जब लेके आए थे लेबर को, तो वो कितना यूनिट बनाया था सर, 1000। जब दो लेके आए तो ये लोग एक्स्ट्रा कितना बनाया सर, एक्स्ट्रा तो बनाया 900। इस एक्स्ट्रा को ही बोलते हैं क्या, एमपी। मतलब एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस बाई एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ इनपुट। एडिशनल यूनिट्स ऑफ इनपुट को एप्लीकेशन करने के बाद एडिशनल जो आउटपुट बना है उसे कहते हैं क्या, एमपी। अब यहाँ पे देखो 1900 की जगह पे लोग क्या बनाया, ये इस तरीके से, मतलब एडिशनल यूनिट जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग सर, एमपी। आइए अभी हम लोग और डिटेल में समझेंगे, टेंशन मतलब। तो एमपी इज द एडिशनल आउटपुट। ध्यान रखना ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया ताकि आपको ध्यान रखें, एमसीक्यू में पूछना है, एडिशनल एमसी आउटपुट दिया रहेगा, आपको डायरेक्टली माइंड में आ जाएगा। एडिशनल आउटपुट बाय एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर्स। वेरिएबल्स फैक्टर्स को यूज करके आप जब आपका जो एक्स्ट्रा यूनिट बनता है उस एक्स्ट्रा यूनिट को बोलते हैं एडिशनल यूनिट, उसी एक्स्ट्रा यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, एमपी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को देखोगे तो क्या होगा, एमपी इक्वल टू चेंज इन टीपी डिवाइड बाई चेंज इन लेबर। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ, क्या बताया मैंने, चेंज इन टीपी, ये जैसे एग्जांपल था। अब यहाँ पे एग्जांपल था कि चेंज इन टीपी, चेंज इन टीपी कितना होगा बताओ, 1900 सर। चेंज इन एल मतलब लेबर का मतलब इनपुट कितना होगा सर, 1। तो आंसर कितना होगा सर, पहला का तो होगा 1000, दूसरा का क्या होगा सर, 900। सॉरी सॉरी, चेंज इन कितना, 900 होगा ना, यस सर। चेंज इन टीपी कितना है सर, 1000 और 1900 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 900 डिवाइडेड 1, आंसर क्या होगा सर, 900। आंसर होगा आपका 900। वैसे ही इसमें लगाओ, चेंज इन टीपी, चेंज इन टीपी कितना है सर, 2800 माइनस 1900 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट कितना होगा सर, एक। तो कितना होगा सर, ये आ गया आपका, आ गया 900 डिवाइड बाई 1, आंसर इज 900। समझ गए क्या सर, यस सर, इसी तरीके से समझ चलता रहेगा, मतलब ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, ये सर चेंज इन टीपी बाय चेंज इन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, टीपी दिया रहेगा आपको, एमपी पूछेगा, तो इस तरीके से आपको निकाल के बताना पड़ेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। अच्छा, टीपी एमपी का एक और फॉर्मूला होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोलता है, सिंपल बोलता है कि भाई आउटपुट को देखो ही मत। टीपी एन का मतलब क्या होता है, टीपी एन का मतलब होता है ये, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, तो ये तो होगा 1000, यहाँ पे आपको निकालना है, तो याद रखिए ये टीपी वन होगा, ये टीपी टीपी एन होगा, तो ये क्या होगा, टीपी एन माइनस 1, मतलब कि 900। ये दोनों के बीच में माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 900। वैसे इसके बीच में माइनस कर दो, इसको बोलते टीपी एन। तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, ध्यान रखना, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला के बाद बिना भी आप यदि डेफिनेशन पढ़े हो तो आपका ऑलरेडी आप निकाल सकते हो ना। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है समझते हो, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है, जब आप क्या करते हो, जब टोटल प्रोडक्ट को आप जब यूनिट से डिवाइड करते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज प्रोडक्ट। सर नहीं समझना है, जैसे मान लीजिए टीवी, जैसे यहाँ पे देखिए, आप चीजों को समझिए और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। मान लीजिए आप, मैंने यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एवरेज टीवी, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। आप सोचिए भाई एक एक लेबर आया था, तो मेरे को एक लेबर 1000 बनाया है, तो मतलब एक लेबर का एवरेज कितना निकला, 1000। बट दो लेबर मिल के कितना बनाया सर, 1900। इसका मतलब जो एवरेज निकला वो 950 हुआ। अच्छा सर, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, हाँ, पर यूनिट ऑफ इनपुट पे कितना आउटपुट हुआ है उसे कहते हैं क्या, एवरेज प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला भी देखो यही होता है, टीपी डिवाइड बाई एल। एल का मतलब टीपी, यहाँ पे जैसे क्या था, 1000 था ना पहले केसेस में, 1000 डिवाइड बाई 1। दूसरे केसेस में क्या था, टीपी कितना था सर, 1900 ना, हाँ 1900, 1900 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। ये टीपी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट इज वेरिएबल फैक्टर्स। आई थिंक आपको ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपके बुक का ही सम्स को मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप और भी आप कनेक्ट कर पाओगे। आप देखिए सपोज ये सम्स है आपका, ये इनपुट है, आप मान लीजिए ये आपका लेबर है, क्या है बताइए, ये आपका लेबर है। लेबर आपका एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, इस तरीके से 12 लेबर आपने यहाँ पे लिखा है। मान लेते हैं टीपी आपका दिया हुआ है, टीपी आपका दिया हुआ है, गिवन रहेगा। अब समझिए एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकला है, वो आपको पता है, इतना डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आ जाएगा 10, इतना डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 13। ओके सर, अच्छा 42 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मतलब सिर्फ फॉर्मूला पूछ करके आपको निकालना है। और एमपी का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्स्ट्रा। एक था तो 10 बनाया सर, दोनों जन मिल के कितना बनाया, 26, मतलब एक्स्ट्रा कितना बनाया सर, 16। फिर अगेन 26 से 42 हो गया था, मतलब और 16 बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं एमपी। आई थिंक आपको एमपी पे समझ में आ गया होगा। बट एमपी की एक खासियत है, देखिए एक बार टीपी देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से रूल्स को समझना है बार।
आप चीजों को अच्छे तरीके से देखोगे तो देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए टीपी क्या हुआ, पहले 10 था, फिर 26 हुआ, 42 हुआ, 56 हुआ, 50 हुआ, 78 हुआ, 84, ऐसे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। बट एक जगह पे क्या हुआ, ये बराबर आ गया और उसके बाद क्या हुआ, घटना स्टार्ट हो गया। ये पहले बढ़ा है, फिर एक बार बराबर हुआ, फिर क्या हो गया, घट गया। ये टीपी का खासियत है। अच्छा, ये जो बड़ा होगा ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। देखो, जब बड़ा भी है ना, तो पहले बहुत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा है बट कम रेट से बढ़ा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट और एक होता है डिक्रीजिंग रेट। ये हम लोग अभी सम्स वाइज देखेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो एपी का क्या रिलेशनशिप है, तो आपको टीपी समझ में आ गया कि जितना ज्यादा आप इनपुट डालोगे, जितना ज्यादा आप इनपुट डालोगे, उसका प्रोडक्शन, रूरल प्रोडक्शन पहले तो बढ़ेगा बहुत तेजी से, उसके बाद बढ़ेगा थोड़ा सा कम रेट से, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, बट याद रखना ये नेगेटिव नहीं जाएगा। बट आप कहते हैं, अब आते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ये देखो पहले 10 आया, फिर 13, सर ये भी बढ़ रहा, ये भी बढ़ रहा, सर बढ़ रहा, फिर घटना स्टार्ट हो गया अगेन। अच्छा, मतलब आप बोल सकते हो कि टीपी और एपी की सेम टाइप का बिहेवियर होता है। हाँ, कह सकते हो कि सेम टाइप का बिहेवियर होता है। अब आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट में। मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखोगे ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, पहले आपका बढ़ा, बढ़ा बढ़ा, फिर घटा 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 और नेगेटिव चला गया सर। नेगेटिव चला गया, कहाँ चला गया बताइए, नेगेटिव। तो आपका एक एमसीक्यू आ जाएगा, क्या एमपी जीरो हो सकता है, आंसर इज यस हो सकता है। क्या एमपी नेगेटिव हो सकता है, आंसर इज यस, एमपी नेगेटिव भी हो सकता है। समझ गए क्या? यस सर। ये आपको चार्ट से शायद सारा का सारा चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब का बटन को दबाइए और लाइक जरूर से कीजिए। आइए समझते हैं और आगे का टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे अभी मैंने जिक्र किया था ना, यहाँ पे लॉ, शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज होता है। अब मैं हम लोग ये रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है समझते हैं। एक बार सबसे पहला चीज, इसके रिगार्डिंग क्या क्या एमसीक्यू पूछता है, जो आपको जानना है, मैंने उसको बुलेट्स फॉर्मेट में बना के दे दिया है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑनली, याद रखिएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है। मतलब ये पैसे पे लागू नहीं होता। इट अप्लाइज इन शॉर्ट टर्म, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ऊपर में कि आपको ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ पे लागू होता है, शॉर्ट टर्म में। अच्छा, इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, लैंड होगा, या फिर तुम्हारा ऑन्टरप्रेन्योरशिप होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, चारों में ये लागू होता है। नाउ लॉ क्या कहता है ये बताते हैं। लॉ कहता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर में डिस्कस कर लिया, वही कहता है। लॉ क्या कहता है बताते हैं। बोलता है कि जैसे ही आप इनपुट को बढ़ाओगे, आपका जो टीपी होगा ना, टीपी पहले तो बढ़ेगा बहुत तेजी से, तेजी से, फिर भी बढ़ेगा, फिर थोड़ा धीमे से। ठीक है, और फिर क्या होगा, घटेगा, नेगेटिव होना स्टार्ट, मतलब नेगेटिव मतलब माइनस नहीं होगा, डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज देख रहा है। बोलता है एज इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी वन इनपुट कीपिंग द इनपुट्स फिक्स्ड। मान लीजिए अदर इनपुट्स को फिक्स कर दिया, आपको पता है ना, शॉर्ट टर्म हम लोग कर रहे हैं, तो एक फिक्स होगा, बाद में के सब क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। मान लेते हैं कि एक फिक्स और बाद में के सब वेरिएबल्स है, और जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर चेंज कर रहे हैं। तो उस केसेस में क्या होगा, पहला केसेस पहला होगा, टीपी क्या होगा, इनिशियली इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। और सेकंड स्टेज में क्या होगा, टीपी इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से, मतलब उतने रेट से उतने तेजी से बढ़ेगा नहीं, धीमे धीमे बढ़ेगा। और थर्ड में क्या होगा, वो फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेट में माइनस, मतलब नेगेटिव रेट, नेगेटिव नहीं बोला, नेगेटिव मतलब माइनस होता है, नेगेटिव रेट का मतलब होता है माइनस होना स्टार्ट, डिमिनिशिंग हो सकता है, होगा। समझ में आया? इसे देखो यहाँ पे तीन स्टेज होता है। पहला स्टेज में क्या हुआ, देखो ये बड़ा है, पहले स्टेज में क्या हुआ, देखो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है सर, ये बड़ा है, हाँ सर ये बड़ा है, ये देखो ये पीरियड ऑफ बड़ा है। फिर बड़ा है मगर उतना तेजी से नहीं बढ़ा, ये बढ़ता ना तो और बढ़ता है, ऐसे बढ़ता, बट वो बढ़ा नहीं, क्या हुआ, बढ़ा बट वो थोड़ा सा टिल्ट होकर बढ़ा, बढ़ा तो है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया। आई होप आपको ये चार्ट से समझ में आ गया हो। तो एक और क्वेश्चन, किस लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेज होते हैं, ध्यान रखना तीन स्टेज होते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन में क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग रेट से। स्टेज टू में क्या होता है, टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। और स्टेज थ्री में क्या होता है, वो नेगेटिव रेट में जाता है। अब इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे और समझाएगा, देखो एग्जांपल में। लैंड है ये, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखो दिया हुआ है, लैंड है ये, वन वन वन, आपको पता है शॉर्ट टर्म कर रहे हैं हम लोग, तो लैंड क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी फैक्टर्स क्या होगा, फिक्स होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया लैंड का, मान लीजिए लैंड आपका फिक्स है, वन 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 वन, और आपने लेबर को क्या किया, चेंज किया, 1 2 3 4 5 6। अब हुआ क्या, देखो टीपी का बात कर रहे हैं। टीपी में पहले क्या हुआ, एक 10 बनाया, जो दो जन मिलके क्या बनाया सर, दो जन बनाए, मिला मिलके बनाया 30, तीन जन मिलके क्या बनाया सर, 45, चार जन मिलके क्या बनाया सर, 52, पांच जन मिलकर बनाया बताओ 52, फिर
अच्छा 45। अब इससे यदि आप एमपी निकालोगे तो आपको पता है एमपी कैसे निकलेगा, 10 का 10, इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 20, 30 में से 10 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 20, फिर इससे माइनस कर दो कितना आ जाएगा सर 15, इससे माइनस कर दो कितना आ जाएगा सर 7, फिर आपको पता है 52, 52 52 से माइनस करो तो जीरो होगा, जैसे जीरो आ गया ये। अच्छा 52 से, अच्छा अच्छा ये घट गया सर, इसी के चलते माइनस पूरा गया। अच्छा सर आपको एमपी भी समझ में आएगा होगा। हाँ सर ये एमपी भी समझ में आएगा कैसे निकला है सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब तुम देखोगे तो यहां से लेके यहां तक, ये जो है ना पहला स्टेज, ये जो पहला स्टेज आपको दिख रहा है, जहां पे एक से लेकर डायरेक्टली 30 हो गया, अरे बाप सर, ये 10 से डायरेक्टली 30, मतलब सर बहुत रेट से बढ़ा है सर, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, क्या बोलते होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे देखो 52 से 45 से लेकर 52 बढ़ा तो है सर, उस रेट से नहीं बढ़ा सर, मैं बढ़ा था सर, उतना उतना रेट से नहीं बढ़ा। तो ये बढ़ा तो है, इस रिटर्न तो हुआ, बट इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव भी हो गया, जैसा लॉस में बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। तो एक और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, लॉ वेरिएबल क्वेश्चन में कितने कितने स्टेज है? 3 स्टेज है। पहले स्टेज का नाम क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरे स्टेज का नाम क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न। तीसरे स्टेज का नाम क्या है? नेगेटिव रिटर्न। तो किसी भी नाम से पूछेगा, नाम ध्यान रखना, नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन कौन के पूछे नाउ। अब आते हैं, इसको प्लॉट करते हैं आपका, इसमें तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सब सपोज मान लीजिए ये आपका ये है, आपको पता ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है, मैं उसको और भी आपके सामने प्लॉट करूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये ओ एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई। क्या है बताओ? ओ वाई। ठीक है, ये आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है। अब चीजों को समझना है हमें। यहाँ पे मैंने टीपी एमपी रखा, मतलब इस पोर्शन को रखा, इस पोर्शन को रखा, और यहाँ पे मैंने रखा लेबर को। नीचे में क्या रखा मैंने? इस लेबर को रखा। लेबर 1 2 3 4 5 6 है, मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है। और टीपी क्या है सर? टीपी सर मैक्सिमम कितना है सर? 52। तो मैंने क्या किया? और मिनिमम कितना है सर? 0। तो मैंने क्या किया? यहाँ से स्टार्ट किया और 52 मतलब 50 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग एक एक चीज को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ, बताइए किसको प्लॉट कीजिए करें। हम सबसे पहले टीपी को प्लॉट करके दिखाते हैं। एक का कितना है सर? 10। देखिए एक का कितना है सर? टीपी सर एक का कितना है सर? 10। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके सर, नाउ नेक्स्ट। दूसरा का है सर 30। देखिए यहाँ पे एक का, दूसरा का है 30। देखिए मैंने यहाँ पे इसके बराबर में टिक कर दिया। ओके सर। तीसरा का है सर 45। फिर तीसरा का मैंने क्या किया? 45 मैंने क्या किया? टिक कर दिया। इस तरीके से आप करोगे ना, तो ये इसका जो कर्व बन रहा है, देखिए यहाँ पे कर्व बन के यहाँ पे आ गया, मतलब कर्व ऐसे बन गया, राइट? यस सर, इसको बोलते टीपी कर्व। अब यदि मैं बात करूं एमपी को, यदि हम प्लॉट करते हैं तो एक का कितना है सर? 10। एक का कितना है सर? एक का कितना है सर? एक का कितना है? 10, मतलब 10 दोनों बराबर है सर। ओके 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 सर। दूसरे में कितना है सर? 20। अब यहाँ पे क्या हुआ? दूसरे में कितना है सर? 20 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है। तीसरे में सर कितना है सर? तीसरे में है आपका 15। अच्छा सर, अच्छा लुढ़क गया सर, कम हो गया। अब देखो कम होते होते तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव -4 में चला गया। यहाँ पे तो जीरो था, यहाँ पे -4 -4 में चला गया। इसलिए देखो यहाँ पे एमपी नीचे में आ गया, इस ओ एक्स एक्सेस के भी नीचे आ गया। समझ गया है? यस सर, मैंने प्लॉट करना भी सीख लिया। तो देखो यहां से लेके ये जो स्टेज है ना, ये जो स्टेज आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये जो लाइन है ना, इसको मैं और भी हाईलाइट करूंगा। देखो ये जो है ना, ये जो स्टेज होगा ये फेज 1 है, जहां पे आपका जो क्या बोलते हैं, टीपी क्या हुआ? बढ़ा और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। और जो सेकंड स्टेज है ना, ये आजा जो है, जो बड़ा है, बट क्या होगा वो? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा। ये क्या है? इस फेज 2 है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया फेज 1 फेज 2। समझ में आया क्या बात है? और ये जो थर्ड स्टेज है ना, जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, ये जहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है, ये आपका क्या है? नेगेटिव रिटर्न। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लॉ वेरिएबल को क्वेश्चन ध्यान रखना। ना, पहला चीज सर, पहला फेज जो हुआ, ये क्यों हुआ सर? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा क्यों सर? इसके पीछे रीजन क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना ये क्यों क्यों बढ़ता है। क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स है, ज्यादा फिक्स एसेट्स का प्रॉपर तरीके से, फिक्स फैक्टर्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसके चलते ये ज्यादा यूज होगा। अच्छा एक और चीज माइंड में आपके आ सकता है, आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा कमेंट बॉक्स में, बट मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, इनपुट है लेबर, आपको एक रखे, और यहाँ पे आपका आउटपुट है। आउटपुट आप क्या, यहाँ पे मैं टीपी कर देता हूँ, टीपी टोटल प्रोडक्ट। आप एक लेबर को रखोगे तो मान लीजिए 1000 बनाया, दो को रखोगे तो मान लीजिए ये 2000 बनाया, सर तीन को रखोगे तो सर, और जितना ज्यादा रखोगे, जितना ज्यादा इनपुट करोगे सर, उतना ही तो सर टीपी बढ़ना चाहिए। तो सर टीपी घटता कैसे है ये बताइए तो सर। बताते हैं। देखो मान लो ये टेबल है, ये क्या है? टेबल है। इस टेबल का कैपेसिटी कितना है? यहाँ पे कुल मिला के 4 लोग बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, अब समझना है बात। हुआ क्या, आपने 4 का जगह पे आपने सिर्फ एक लेबर को बोला कि भाई काम कर, तो क्या करेगा वो? एक ही मशीन में काम कर पाएगा सर? हाँ सर, एक ही मशीन में काम कर पाएगा। मैं इसको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ।
ये इसी इ- इसी फैक्ट इसी मतलब मशीन में काम कर पाएगा वो? पूरा मशीन में तो काम कर नहीं पाएगा सर। नहीं कर पाएगा, तो इसका प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा सर। हाँ सर, कम होगा। अच्छा, 2 दिन को लेके आ गए सर, दोनों जन मिलके काम करेगा, तो ये वाला मशीन में काम करेगा तो और ज्यादा दोनों में प्रोडक्शन बढ़ेगा। सर एक जन को और लेके आ जाएगा तो ये भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक जन को और लेके जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मानता हूँ मैं। बट एक जन को और लेके आएगा तो सर ये खड़ा रह जाएगा सर, कुछ तो करेगा ही नहीं। क्योंकि ये आपको पता है, मैंने अभी बताया कि आपके पास जो लैंड है वो क्या है? फिक्स है, ये फिक्स है। आप इसको बढ़ा नहीं सकते। तो इसको बढ़ा देने से क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा? सर मान लीजिए और लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या करेंगे पता है? आपस में सब बात करने लगेगा, प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट हो जाएगा। यही एकमात्र रीजन है प्रोडक्शन कम होने का। ज्यादा लेबर बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन कम होगा, इसके पीछे रीजन लॉजिक ये है। ठीक है, तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पहला जो रीजन है जो बढ़ता है उसके पीछे रीजन क्या है सर? पहला रीजन ये है कि क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड फैक्टर्स को हम बेटर यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट में होता है, तो 4 जन जब हम लोग रखे थे तब तक तो अच्छा था। उसको फिक्स्ड एसेट्स को ब्रैकेट तरीके फिक्स्ड फैक्टर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। नेक्स्ट क्या, इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, और वेरिएबल फैक्टर्स को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। सेकंड फेज का रीजन क्या था सर? सेकंड फेज का रीजन है, देखो, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। फैक्टर्स का जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था वो बहुत क्या था? कम था। बस ये सब चीज थोड़ा सा पढ़ लेना, ये रीजन आपको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, ठीक है? मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं आपको डिटेल में पढ़ाने लग रहा हूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट मेरे को थोड़ा रिवाइज कराना है। बट याद रखना। आइए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक क्वेश्चन पूछेगा तो याद ना, इसका रिकार्डियन का नाम याद रखना, रिकार्डियन इसको दिए थे। और दूसरी बात है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कोई कुछ नहीं है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही एक्सटेंशन वर्जन है, मतलब समझ लो उसका छोटा भाई। ठीक है। इट स्टेट अबाउट द इफेक्ट ऑफ एमपी, ये बेसिकली एमपी के बारे में बात करता है। ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि डिमिनिशिंग रिटर्न किसके बारे में बात करता है? एमपी के बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। ऊपर में कहता है टोटल प्रोडक्ट के बारे में बात करता था, ये किसके बारे में बात करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। और क्या कहता है सर? विन मोर एंड मोर यूनिट्स आर वेरिएबल्स फैक्टर्स आर इम्प्लॉयड, ज्यादा से ज्यादा यदि आप लेबर को रखोगे और फिक्स विद फिक्स फैक्टर, देन एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स मस्ट बी क्या होगा? गिरेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में भी समझ लिया है कि जितना ज्यादा ये पढ़ाओगे एमपी क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और नेगेटिव भी जा सकता है। ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट मतलब शॉर्ट रन खत्म हो गया। ना लॉन्ग रन पढ़ेंगे। लॉन्ग रन में आपको पता है कौन सा लॉ लागू होता है? ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था, क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब ये जो लॉ होता है ये क्या होता है सर, कैसे होता है, वो हम लोग अभी समझेंगे। आइए, तो इसको समझते हैं, वह क्या है? इट अप्लाइज इन लॉन्ग रन। अप्लाइज कहाँ पे होता है? लॉन्ग रन में। रिटर्न ऑफ स्केल रिटर्न, अच्छा, ऑलरेडी ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कहता है देखो। द चेंजेस ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर्स इनपुट्स आर चेंजेस। यहाँ पे देखो सारा का सारा फैक्टर्स को बोल रहा चेंज करने के लिए। वहां पे मैंने क्या बताया था? यहाँ पे क्या बताया था? एक फिक्स से बात करके सारा का सारा वेरिएबल्स है, उसको उसमें आप चेंज कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है? बोल रहा है सारा का सारा वेरिएबल्स, क्योंकि लॉन्ग रन है, सारा का सारा वेरिएबल्स है, तो सारा का सारा वेरिएबल्स को चेंज करोगे तो उसका जो प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, साथ साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सेम प्रोपोर्शन में, उसे कहते हैं क्या? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। नहीं समझ में आया सर, बता। बोलता है जैसे वहां पे 3 स्टेज था ना, यहाँ पे 3 स्टेज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका इनपुट है, यहाँ पे आपका क्या है? आउटपुट है। आप समझिएगा इस चीज को। आप इनपुट यदि 100% से बढ़ाएंगे तो आपका बोल रहा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलता है कि आप जब इनपुट 100 डालें तो आपका रिटर्न ना 100 से भी ज्यादा होगा। 100 तो कम से कम होगा, मतलब 100 से ज्यादा ही होगा, 100 से ऊपर ही होगा वो, नीचे नहीं हो सकता। दूसरा चीज होता है जब आपका 100 डालोगे 100 निकलेगा। और तीसरा चीज होता है 100 डालोगे तो सब कम निकलेगा। ये 3 स्टेज है। समझ गया? आओ देखो। पहला स्टेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। इसका मतलब प्रोपोर्शन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, आउटपुट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बढ़ता है। मोर देन, देखो यहाँ पे मोर देन का साइन साइन आपको पता, मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीजिंग इनपुट। जैसे मतलब मोर देन यदि 100% से ऊपर आपका आपका मिलेगा आउटपुट, यदि आप 100% क्या करोगे? इनपुट डालोगे तो। ऑलरेडी ऊपर मैंने समझा दिया, इसका रीजन भी आपको दिया हुआ है, एक बार read कर लेना। सेकंड क्या है? कांस्टेंट, जहाँ पे बराबर होगा। 100% आउटपुट डालोगे, 100% इनपुट देगा। वैसे 90% आउटपुट, 90% 100%। ठीक है, ये सब चीज आपका दिया हुआ। समझ गए? क्या आपका चैप्टर नंबर 5 क्या अच्छे तरीके से हो गया? कमेंट बॉक्स में फटाफट से मेरे को बता दीजिए कि सर हाँ सर, चैप्टर 5 मेरा कंप्लीट हो गया। सर पहली बार पढ़े बट बहुत मजा आया। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। सर थक गए सर, अभी थके कैसे भाई? अभी थक गए तो बस हो ही गया। अभी तो बस 11 क्लास में हो, अभी थकने से होगा? नहीं होगा सर, पढ़ना पड़ेगा ये लॉ ऑफ
क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, चैप्टर नंबर 6। आइए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर कॉस्ट क्या होता है। जैसे हम लोग अभी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, तो प्रोडक्शन का पहले डेफिनेशन पढ़े थे, वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, आप ज्यादा आपके पास टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आप प्रोडक्शन का बेसिक बेसिक चीज क्लियर है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आगे का जो रेवेन्यू वाला चैप्टर है बहुत आसान है, बहुत इजी, कम टाइम में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा आप बने रहिए। कॉस्ट का मतलब क्या होता है समझते हैं। कॉस्ट का मतलब द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हो, तो जितना भी खर्चा लगता है वो सारे खर्चे को जोड़ दो तो क्या बोलोगे आप, कॉस्ट बोलते हैं। मतलब सर इस पेन को बनाने में मेरे को 2 रुपए का प्लास्टिक लगा, 2 रुपए का लेबर लगा, सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 4 रुपए का। इसको बोलते हैं कॉस्ट। ओके सर, कॉस्ट समझिए सर। नाउ, कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक की भाषा में 2 टाइप का कॉस्ट होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होता है क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। नहीं समझ में आया सर, बताते हैं। कहाँ दूं। अच्छा, ये हो आप, ये है आपका सुंदर सा बेवफा जल गर्लफ्रेंड बोलो या फिर बॉयफ्रेंड बोलो, आप जैसा समझो। ये है आप, ये आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, आप यदि मेल हो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक है, समझना है। आप कभी कहीं जा रहे थे, तो आप क्या किए, बस में मिल गए इसका, ये भी मिल गया, आप भी मिल गए। तो मानते हैं कि एक्स है, मानते हैं कि क्या है, ये एक्स है आपका, बट फिर भी बातचीत आपका थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो आप पूछे उससे कि कैसी हो, कैसा है, तो बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद पता चला कि इस आपके बेवफा एक्स के पास पैसा भी नहीं है, बस का भाड़ा भी नहीं है उसके पास। तो वो तुमको बोलता है कि काम करो ना, मेरा भाड़ा तुम दे दो। तो तुम क्या करता है भाई, पुराना प्यार जगाते हुए तुम क्या करता है, फेयर दे देता है, भाड़ा दे देता है। तो समझना है भाई, अपना भाड़ा दिया 10 रुपया, और साथ ही साथ आप अपने एक्स का भी भाड़ा दे दिए। ये आपके एक्स का है 10 रुपया, और ये है आपका, आपका है आपका। तो समझना है भाई। आप, मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे, आपके एक्स से नहीं, आपसे पूछता हूँ। बताइए इसमें से कौन सा पैसा आपने अपने लिए लिया है। सर ये पैसा मैंने अपने लिए लिया है। तो इस 10 रुपए को बोलेंगे क्या, इम्प्लिसिट। ओके सर, इन मतलब अंदर अंदर का बात है ये मेरा बात है सर, ये मेरा बात है सर, और ये सर एक्स का बात है, जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। आई थिंक आपके अंदर में समा गया होगा सर। बाहर वाले को बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है, कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा कॉस्ट जो कि बाहर वाले को देते हैं, उसे कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट। जो अंदर वाले को देते हैं उसे कहते हैं क्या, इम्प्लिसिट। सर बाहर वाले का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे तो आपने एक्स का एग्जांपल दिया। सर इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या होता है सर, बताते हैं। आपको पता है कोई प्रोडक्शन करोगे तो आपको लैंड चाहिए होगा, तो लैंड के बदले में रेंट दोगे। हाँ सर, लैंड लैंड के बदले में रेंट देंगे, तो रेंट सर बाहर वाले को दोगे ना। ऐसे जस्ट बाहर वाले को देखो, तो रेंट जो आप बाहर वाले को दे रहे हो, तो जो रेंट आप बाहर वाले को दे रहे हो, वो रेंट ही अपने आप में क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझ गए। आप यदि किसी के लेबर को रखोगे तो आप उसको वेजेस दोगे, वेतन दोगे, वेतन। आप जो वेतन उसको दोगे, आप उसको सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, तो जो आप वेजेस दे रहे हो, तो वेजेस अपने आप में क्या है, वेजेस अपने आप में है क्या, बताइए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहर वाले को दे रहे हो। यदि मैं बात करूं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, मान लीजिए वो जो लैंड है ना, लैंड आप भाड़ा पे ना लेके उस लैंड का मालिक आप खुद हो। ठीक है, लैंड का मालिक आप खुद हो, तब चीजों को समझिएगा। यदि लैंड का मालिक आप खुद हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लैंड है, कहीं ना कहीं आप उसका रेंट नहीं ले रहे हो। आप यदि उस वहां पे बिजनेस नहीं करते तो किसी और को भाड़े पे देते, आपको रेंट मिलता, कैसे मिलता। तो जो रेंट है, जो आपको नहीं मिल रहा है, बट ये आपको मिल सकता था, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब समझ लो, सिंपल शॉर्ट में बताया, अपने वाला जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, बाहर वाला जो कॉस्ट है उसे बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट। आइए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स एंड पेमेंट मेड विद, किसको किसको बताओ, बाहर वाले को, आउटसाइडर, फॉर हायरिंग देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि वेजेस पे रॉ मटेरियल खरीदना, ये सब चीज। इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारा पॉकेट से कट गया। अरे भैया, आपने जो खर्चा दिया था, किसका दिया था सर, एक्स का दिया था, जो आपकी काट की चली गई, ऑलरेडी कट गया, आउट ऑफ पॉकेट चला गया, आउट ऑफ पॉकेट कट गया वो। ये सब चीज से आपको याद रहेगा, एक्स का मतलब एक्सप्लिसिट,
एक्सप्लिसिट आपको काट लिया मतलब आउट ऑफ पॉकेट। ये सब एमसीक्यू आपको पूछेगा। मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो आपको सारा याद है, समाज है अंदर में। एक होता है क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इसी का दूसरा नाम क्या है, इम्प्यूटेड कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है सर? एस्टिमेटेड वैल्यू। याद रखिएगा यहाँ पे एक्चुअल में देखो, एक्चुअल मनी दिया हुआ है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में रियल में आप पॉकेट में पैसा, पॉकेट से पैसा देते हो। आप रेंट, आप भाड़ा पे लैंड लिए हो तो उसका रेंट दोगे। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, बोलता नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू। अब बताओ, मैंने एक कोचिंग सेंटर को भाड़े पे नहीं लेके अपना, अपने घर को ही कोचिंग सेंटर बना दिया। तो अपने घर का जो रेंट मैं यदि किसी को भाड़े पे देता तो मैं जो रेंट कमाता उसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये देखो, जो रेंट में कमाता, मैंने वर्ड कमाता वर्ड यूज किया है। ये मैंने एक्चुअल में कमाया नहीं है। इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ये खाली बस एमसीक्यू में ध्यान रखना, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू। जो अपने ओनर के लिए, ओनर आपको समझ में आया ना कि ये अपने लिए होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रॉफिट, रेंट एंड ओन ओन लैंड एक्सेट्रा। एग्जांपल के लिए इसको इसको क्या नाम से जानते हैं, सेल्फ ओन्ड। सेल्फ ओन्ड कॉस्ट मतलब अपने लिए कॉस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ओन्ड कॉस्ट। क्लियर है ना? बताइए, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो आपके बुक में दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है मनी कॉस्ट, एक को बोलते हैं रियल कॉस्ट, एक को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जांपल काल्पनिक है, इससे वास्तविकता से कोई क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है, वास्तविकता से कोई इसका लेन देन नहीं है। आइए समझते हैं एग्जांपल्स। मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल जो कि क्लास 11 में पढ़ता है, अभी क्लास 11 का उसका फर्स्ट सेम का एग्जाम है। 4 बजे से एग्जाम है, 4 बजे से एग्जाम है, सॉरी 3 बजे से एग्जाम है उसका ना, 3 बजे से आपका एग्जाम है ना, हाँ सर 3 बजे से एग्जाम है आपका, 4:15 तक। तो ये घर से निकला 2:30 बजे। घर से निकला 2:30 बजे तो उसके रास्ते में एक दोस्त मिल गया जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट है। बोला अरे भाई कहाँ जा रहा है? बोला अरे भाई जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि स्कूल में मेरे को टेस्ट, मेरा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है 3 बजे से। तो उसका दोस्त बोलता है अरे भाई तेरे को नहीं पता यार, क्या जाएगा ये 11 क्लास में, 11 क्लास में जाता है क्या? हम देख 11 क्लास में पढ़े नहीं थे। तो पुरान एक्चुअली एक्चुअली ओल्ड सिलेबस में ना एक 11 को उतना इज्जत नहीं दिया जाता था। बट आज के समय में जो नया सिलेबस है ना, आपको पता है इसका जो मार्क्स है आपका क्लास 12 में आपका जुड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में। तो वो अपने 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 जमाने का बात बोला कि भाई देख 11 क्लास में कोई पढ़ता नहीं है, छोटा एग्जाम नहीं देगा, बाद में हेडमास्टर से जाके मिलना, पास हो जाएगा। इसका बातें सुन लेता है मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल को बोलता है काम करना, चलना आज हुक्का पार्लर चलते हैं। कहाँ जाते हो बताओ, हुक्का पार्लर, आप लोगों का फेवरेट हुक्का पार्लर। ये हुक्का पार्लर चला जाता है। एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझना, पूरा का पूरा समा जाएगा आपका, रियल कॉस्ट सब चीज क्लियर है। हुक्का पार्लर चला गया। हुक्का पार्लर जाएगा ना सर, हुक्का में हुक्का टानेगा ना सर, ऐसे खींचेगा ना सर, ये सब मजा आता है सर। कौन कौन हुक्का पीता है सर, कमेंट बॉक्स में बताना। सर आप भी हुक्का पीते हो? नहीं, मैंने आज तक कभी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आप हुक्का पार्लर में गया ये, हुक्का पार्लर में 2,000 का हुक्का हुक क्या है ये लोग। मम्मी इसको 2,000 रुपये दी थी कि बेटा रख, पूरे एग्जाम तक रख, तेरे को दरकार पड़ेगा ये 2,000 रुपया। ये 2,000 रुपया क्या किया, एक बार में गया हुक्का पार्लर में जाकर उड़ा के आ गया। सर राहुल गलती किया सर, बहुत बड़ा गलती किया। और एग्जाम देने नहीं गया, एग्जाम देने भी नहीं गया। जैसे ही ये हुक्का पी के 5 बजे घर जाता है तो इसकी मम्मी को पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं दिया, ये हुक्का पीने गया था हुक्का पार्लर में। अब सोचो मम्मी का स्वागत कैसे होगा। अंदर का जो भी प्यार मोहब्बत होगा सारा का सारा होगा, निकलेगा। बट अंदर में पापा का जो भी गाली होगा, जो भी मार होगा, सारा का सारा निकलेगा। ऐसा सारा का सारा निकलेगा। पापा का डायलॉग क्या होगा, तुम मेरा पैसा उड़ा रहा है, तुम मेरा 2,000 रुपया उड़ा दिया, तुम मेरा क्या कर दिया, तुम मेरा 2,000 रुपया उड़ा दिया। तो तुम यहाँ पे यदि देखोगे तो ये हुक्का पार्लर में 2,000 रुपया उड़ा दिया है। एक्चुअल में देखा जाए तो 2,000 का लॉस हुआ है। इसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। कितना मनी उड़ाया है, 2,000 रुपया उड़ाया है। जिस 2,000 रुपये को बोलेंगे क्या, मनी कॉस्ट। यस सर, समझ गए, समझ गए क्या, यस सर।
बट एक बात बताओ, इसमें मेन जो चीज है जिसके लिए तुम ज्यादा मार खाएगा वो क्या था? सर आपका एग्जाम था, आपने एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम को स्किप करके आप चले गए। तो ये मनी से भी बड़ा चीज क्या था? सर रियल में जो आपको पापा मारेंगे ना, पैसे के लिए नहीं मारेंगे। पापा मारेंगे आपको एग्जाम के लिए, तो इसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। रियल में किस लिए मारेंगे? एग्जाम के लिए। तो जब आप एग्जाम के लिए, जो आप एग्जाम में नहीं गए और आप इंजॉय करने लगे पार्लर, उसे बोलते हैं क्या? रियल कॉस्ट। ओ सर, अच्छा। और आपका पापा का डायलॉग क्या होगा? तू मेरा इज्जत का कबाड़ा है, तू मेरे इज्जत का कबाड़ा कर रहा है मार्केट में, मेरा इज्जत का कुछ रह नहीं जाएगा, तू मेरी इतना ऐसे ऐसे काम करेगा तो कहीं ना कहीं मेरे रेपुटेशन के ऊपर तुम दाग लगा रहा है। तो जो रेपुटेशन में हार्म पहुंचा रहे हैं, उसे कहते हैं सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काश कि तू नालायक बच्चा ना होके मेरा लायक बच्चा होता। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो तीन टाइप का कॉस्ट होता है। एक होता है मनी कॉस्ट, एक होता है रियल कॉस्ट, एक होता है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वाह सर, क्या क्या एग्जांपल दिए सर। अब थोड़ा सा बता दीजिए इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या है। मनी कॉस्ट का मतलब होता है मनी, एक ऐसा खर्चा जो आप रियल में मनी के रूप में आप उस खर्चा किए, उसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब होता है आप क्या किए, आप 1,000 रुपया, आप 2,000 रुपये उड़ाए। आप क्या किए? हुक्का पार्लर में गए। आप कहाँ गए बता? ये हुक्का में गए। आप हुक्का पार्लर में चले गए। और कहाँ नहीं गए? एग्जाम देने नहीं गए। क्योंकि आप हुक्का पार्लर में थे और आप एग्जाम देने नहीं गए, तो ये आप हुक्का पार्लर में थे, इसके चलते आपका एग्जाम छूट गया। जो छूट गया उसका कॉस्ट को बोलते हैं रियल कॉस्ट। ओके सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? रेपुटेशन का मैंने बताया था आपको। रेपुटेशन का मतलब था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप नालायक बच्चे से अच्छा लायक बच्चे रहते हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आइए सर, आइए समझते हैं और डेफिनेशन को अच्छे तरीके से। देखो, मनी कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। 2,000 रुपये याद है अभी अभी एग्जांपल में। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर हायरिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सारा का सारा खर्चा जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाने में लगता है, उसे बोलते हैं क्या? मनी कॉस्ट। जैसे कि लैंड को लाने में आपको क्या लगता है? रेंट। आपको लेबर को लाने में क्या लगता है? वेजेस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मनी कॉस्ट। अच्छा, मनी कॉस्ट के अंदर में नॉर्मल प्रॉफिट भी आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट कर देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। आइए नेक्स्ट। सर रियल कॉस्ट क्या होता है? रियल कॉस्ट का मैंने क्या बताया अभी मेरे एग्जांपल में? क्या था रियल कॉस्ट में? क्या एग्जांपल था बताओ? रियल कॉस्ट में मेरे एग्जांपल था, ये क्या था? एग्जाम। आप हुक्का पार्लर में थे, इसके चलते आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो उसको बोलते हैं क्या? रियल कॉस्ट। एक और बार, द कॉस्ट ऑफ ऑल एफर्ट्स sacrifice made to the owner of the factors of production in the commonly। आप सेक्रीफाइस किए ना सर। आप हुक्का पार्लर में थे, इसलिए आप क्या सेक्रीफाइस किए? सर एग्जाम सेक्रीफाइस किए। तो जो एग्जाम का जो कॉस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे सर? रियल कॉस्ट। आपको मैंने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करने के लिए मैं बता दिया। ऊपर में कीवर्ड्स क्या था? मनी टर्म। क्या था ये? मनी टर्म। और इसमें नीचे में क्या था? सेक्रीफाइस। जैसे कि आप यदि पैसा में बैंक में पैसा यदि बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो बैंक में दे रखे, तो बैंक का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा आपको, तो बैंक का इंटरेस्ट होगा क्या? होगा रियल कॉस्ट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? बस सिंपल याद रखना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और एग्जांपल में आपको पता था रेपुटेशन, लायक बच्चा ना लायक बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस पेंडिंग है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक पेन है, एक पेन बना रहे हो आप। इस पेन को बनाने में जो प्रोडक्शन करोगे, इसका कॉस्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला इफेक्ट सर, इनपुट जो आप यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना है। अब प्लास्टिक, सस्ता वाला प्लास्टिक यूज करेंगे तो सस्ता में बन जाएगा पेन। महंगा वाला प्लास्टिक यूज करेंगे तो महंगा वाला, मतलब महंगा बनेगा पेन। मतलब कि कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है? सबसे पहला इनपुट्स का कॉस्ट। दूसरा इनपुट्स का इफिशियंसी। अभी इफिशियंसी क्या होता है सर? देखो, होता है ना, जैसे मान लीजिए कलर डालना हो, कलर तो आपको पता है मार्केट में दो तरीके का कलर होता है। एक होता है बहुत डार्क कलर, जहां पे आप एक बूंद डालोगे ना तो पूरा का पूरा वो रेड कर देगा, रेड कलर कर देगा। और कई सारा ऐसा कलर होता है जो फीका कलर होता है, तो वहां पर आपको ज्यादा कलर यूज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के इफिशियंसी के ऊपर भी आपका प्रोडक्ट कॉस्ट डिपेंड करता है। आप यदि खराब प्रोडक्ट यूज करो जिसका इफिशियंसी कम है, तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तो मतलब ये महंगा बनेगा। सुनना है बात? एक मिनट रुक जाइए, मेरा मोबाइल गिर गया है। बचा, हाँ बच गया। हाँ, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स। मतलब आप इनपुट जो यूज कर रहे हो उसका एफिशिएंसी कैसा है, मतलब कैसा क्वालिटी का गुड्स है। नाउ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ सर, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी इसका मतलब क्या होता है? प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से लैंड है, लैंड। लैंड का जो रेंट दोगे तो वो भी डिपेंडेंट है आपके प्रोडक्शन के ऊपर। देखिए जैसे मान लीजिए आपने फैक्ट्री जो हायर किया, आपने 5 लाख रुपए भाड़ा लग रहा है आपका।
तो प्रोडक्शन का कॉस्ट आपका ज्यादा पड़ेगा ना। यदि मान लीजिए आपके पास दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री का दाम है 50,000 रुपये महीना और एक फैक्ट्री का दाम है 5 लाख रुपया, तो जहाँ पे 5 लाख है वहां पे यदि प्रोडक्शन करोगे तो वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज्यादा पड़ जाएगा ना, क्योंकि आपका प्रोडक्शन रेंट ज्यादा लग रहा है। तो ये नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है आपको पता है? देखो आपको पता है कि प्रोडक्शन करने का कई सारा तरीका होता है। आपने मान लीजिए इस पेन को एक ऐसे मशीन में बनाया जिस मशीन में एक बार में 1,000 यूनिट, 2,000 यूनिट, 3,000 यूनिट बन रहा है। जहां पे 3,000 यूनिट, 5,000 यूनिट बन रहा है तो वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा सर। बट मान लीजिए आपके पास मशीन जहाँ पे 10-10 यूनिट बन रहा है, तो बार बार बनाओगे, 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 तो देखो क्या होता है। देखो, एक मशीन है जहां पे आप एक लेबर को 1 घंटा बैठा दिए ना, तो एक बार में 1,000 यूनिट बन जाएगा, 1,000 पेन बन जाएगा। एक और मशीन है जहां पे एक एक लेबर को आप 1 घंटा बैठाओगे तो 100 यूनिट ही बनेगा, मतलब लेबर को आपको 10 घंटा बैठाना पड़ेगा। सेकंड वाले केस में लेबर कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, बस प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर जाएगी। ठीक है, वैसे अदर्स फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं सर? जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी, टैक्सेस सेक्टर, ये सब। ठीक है ना। वही ऊपर में उन्होंने डिस्कस कर देते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप लोग टाइम बचा सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम को पता है, यहाँ पे फिक्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, फिक्स्ड फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। लॉन्ग रन ये है टीवीसी। आपको पता है यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल्स होता है। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट शॉर्ट टर्म में टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। और लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट क्या होता है, टीवीसी, क्योंकि यहाँ पे टीएफसी होता ही नहीं है। आइए, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो होता है जिसका जिसका एक्चुअल इफेक्ट कोई मतलब प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे कोचिंग सेंटर का भाड़ा, मान लीजिए मेरा भाड़ा लग रहा है 20,000 रुपया। ये जो मेरा भाड़ा लग रहा है 20,000 का, आपको पता है 20,000 का भाड़ा मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं, 200 बच्चे को पढ़ाऊं, 500 बच्चे को पढ़ाऊं, मेरा 20,000 रुपया हमेशा लगने वाला है। इसको बोलते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, सप्लीमेंट कॉस्ट। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इसी को ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब इसका प्लॉटिंग समझना है, ये आउटपुट है। मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं दो ब- एक मैं एक एक भी बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं दो बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तीन बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, चार बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पांच बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। जितना भी बच्चे को पढ़ा हूँ, मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है, 10 10 10 10 10 10 10। तो इसका प्लॉटिंग कैसा होगा सर? यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे मैं रख दूं क्या प्रोडक्शन, यहाँ पे मैं रख दूं कॉस्ट, तो यार 10 का 10 ही होगा ना सर। यहाँ ये एक बच्चे को पढ़ाऊँ, दो बच्चे को पढ़ाऊँ, तीन बच्चे को पढ़ाऊँ, ये तो टीएफसी टीएफसी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका देखो इसमें क्या होगा, एक और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, देखोगे तो ये ओएक्स एक्सिस होता है, आपको पता है। तो ये ओएक्स एक्सिस के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या टी एफ सी इज इक्वल टू व्हाट, कॉरस्पॉन्ड इक्वल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के बराबर होता है। आंसर देखो क्या लिखा है, टीएफसी इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। अच्छा, इट एग्जिस्ट इन शॉर्ट रन। आपको पता है शॉर्ट रन में ही टोटल फिक्स कॉस्ट आ सकता है, लॉन्ग रन में तो हर सारा का सारा वेरिएबल्स ही होता है। डिस्कस कर चुके हैं बहुत। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लगेगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, मेरे कोचिंग सेंटर का भाड़ा तो फिक्स है, बट इलेक्ट्रिसिटी तो तभी, लाइट मैं तभी जलाऊंगा, मैं एसी तभी चालू करूंगा जब बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। ज्यादा बच्चे को पढ़ाऊंगा तो ज्यादा एसी चलाना पड़ेगा, कम बच्चे को पढ़ाऊंगा तो कम एसी चलाना पड़ेगा। उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दिया वेरिएबल कॉस्ट 0 12। देखो क्या हो गया, पहले जब जीरो था तो प्रोडक्शन कितना था, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता था, जीरो। एक किए तो 12 लग गया, दो किए तो मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर उतना ज्यादा क्या कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग प्लॉट, ये आपने प्लॉटिंग कर दिया। इस तरीके से प्लॉटिंग किए तो यार नहीं, इसको देखोगे तो इसका शेप ऐसा है, इसका शेप ऐसा है। तो इसको आप बोल सकते हो इनवर्स, इसको बोल सकते हैं इनवर्स एस कर्व। तो क्वेश्चन पूछता है टीवीसी कर्व जो होता है वो किस शेप का होता है, इनवर्स एस, मतलब एस ऐसा होता है, इसका उल्टा मतलब ऐसे होगा, ऐसे इस तरीके। समझ में आया? तो ये जो है ना, देखो इस तरीके से है तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स एस कर्व। ठीक है। आओ, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना है, एबीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो उतना बढ़ ही जा रहा है। इसको इसको हम लोग अपवर्ड स्लोपिंग में बोलते हैं, विच मीन्स दैट कॉस्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, बस रिलेशंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, टीसी, एफसी एंड वीसी के अंदर बीच में क्या रिलेशन है? अरे भैया, आपको पता है ना टीसी का मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दो, ये होता है, यही रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन पूछेगा रिलेशनशिप क्या होता है, बस यही रिलेशनशिप होता है। देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ रिलेशनशिप, इसको अभी के लिए इग्नोर मारो, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। ये प्रोडक्शन है 1 से लेके मैंने यहाँ तक 8 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। टीएफसी, ये आपको पता है फिक्स रहता है 120 120, मान लीजिए हर बार में 120 है। बट टीवीसी क्या होगा, चेंज होगा सर, टीवीसी चेंज हो गया। तो टीसी कैसे निकलेगा सर? आपको पता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 120 प्लस 0 120,
120 प्लस 20 140, 120 प्लस 30 130 में, तो इस तरीके से आपका टीसी निकल जाएगा। ओके सर, टीसी कैसे निकल जाएगा समझ गया। अब इस बीच में रिलेशनशिप को चीज को देखना है भाई, इस चीज इसमें रिलेशनशिप को देखो। सबसे पहला रिलेशनशिप आप देख पा रहे हो कि टीसी पहला, जब एक भी यूनिट नहीं बना रहे तो हमारा टीएफसी 120 है और टीसी भी 120 है। मतलब पहला क्वेश्चन, क्या टीसी जीरो हो सकता है? पहला क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपका टीसी वेरिएबल कॉस्ट भले जीरो है, बट टीएफसी तो हमेशा रहेगा ना। कोचिंग सेंटर का भाड़ा तो हमेशा लगेगा, चाहे बच्चे को पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए। वेरिएबल कॉस्ट मेरा मान लो जीरो है, फिर भी मेरा कोचिंग सेंटर का तो भाड़ा लगेगा ना, कैसे लगेगा। इसीलिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन से टीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पहली बात तो। पहला क्वेश्चन, वाई टीसी एंड टीवीसी पैरेलल यूनिफॉर्म बोल रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये बता रहा हूँ बच्चों। अब देखो इस कोड को देखोगे तो यहाँ पे ये कर्व है, ये आपका है टीएफसी कर्व, एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स है। हाँ सर। अब टीएफसी देखोगे तो टीएफसी क्या होगा? टीएफसी का कर्व ये है, ये है टीएफसी का कर्व, और टीसी टीसी का कर्व ये है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, दोनों दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल की तरफ बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? टीसी एंड टीएफसी पैरेलल यूनिफॉर्म, क्या ये यूनिफॉर्म है? क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि आपको पता है कि दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, बताओ वाई टीसी कर्व एंड टीएफसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, या वाई टीसी कर्व एंड टीएफसी कर्व इज यूनिफॉर्म। तो इसके बीच क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो गैप है ना, वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ही है। आपको पता है टीसी कैसे निकला है? टीएफसी को, आपको टीसी कैसे निकला है? टीएफसी को टीबीसी से जोड़ दिए तो आपको पता है इसके बीच का यूनिफॉर्म क्या है? क्योंकि इसके बीच का गैप क्या होगा सर? टीएफसी टीबीसी होगा। जैसे देखो, वाई टीसी एंड टीएफसी पैरेलल इज यूनिफॉर्म बिकॉज टीसी एंड टीबीसी इस बीच का डिफरेंस 120 होगा। मतलब वही एग्जांपल जो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस एवर पॉसिबल कि टोटल कॉस्ट आपका कर्व आपका शॉर्ट क्या होगा? ओरिजिन से चालू, ओरिजिन का मतलब होता है जीरो से चालू हो। क्या टी आपका जो टोटल कॉस्ट है, ये जो टोटल कॉस्ट है, क्या आप यहां से चालू कर सकते हो? आंसर इज नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है मिनिमम आपका ये जीरो कभी हो ही नहीं सकता। ये मिनिमम हमेशा टीएफसी से ही स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन नो, बिकॉज ऑफ एफसी ऑलवेज देयर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड ड्यूरिंग शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, मैं थोड़ा देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट, मजबूरी है हमारा, कल एग्जाम में आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दो चार रन है आज समझने वाले। फिक्स्ड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपको देखो, एवरेज का मतलब सिंपल है, क्वांटिटी, किसी भी चीज को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो देखो एक बार, मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म में आपको पता था ना, अभी पढ़े थे ना, टीसी इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाय टीएफसी, ये दोनों में आप क्यू से डिवाइड करते हो, तो टीसी डिवाइड बाय क्यू करोगे तो क्या आ जाएगा? एसी। तो एसी का एक फॉर्मूला निकल गया, एवरेज मतलब एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट। और इससे यदि क्यू को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? टीएफसी, और सॉरी एएफसी, और ये क्या होगा? एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। लॉन्ग रन में सेम चीज होगा। आइए, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कैसे होता है? ये इनपुट है, मैंने वही एग्जांपल को लेके चला है, वही एग्जांपल का वाला एग्जांपल चल रहा है। टीएफसी दे दिया 120, आपका वही 120। अब इसका एएफसी कैसे निकालेंगे? आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 120 डिवाइड बाई 1 120, 120 डिवाइड बाई 2 60, 120 डिवाइड बाई 3 140, इस तरीके से निकाल दिया एएफसी। अब इसको प्लॉट करोगे तो देखो प्लॉट कैसे निकल रहा है। प्लॉट ऐसे हो रहा है, देखो, पहले में कितना था सर? पहले में 120 था, पहले में 120 था, दूसरे में 60 था सर। इस तरीके से देखो लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। इसको बोलते क्या? ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हो बताओ? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो देखो, पहला चीज, एएफसी गोज डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब का गिरना, विथ इंक्रीजिंग ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एएफसी क्या होता है? गिरता रहता है। ऐसा बोलना चाह रहा है, सही बोला क्या? हाँ सर, सही बोल रहा है। दूसरा बात, एएफसी एएफसी कैन नेवर टच एक्सेस। देखो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये बढ़ते 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 कहीं ना कहीं ये एक्सेस को टच कर लेगा, ऐसा लगता है, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। कभी भी याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा क्या एएफसी का एक्स एक्सिस को क्या टच कर सकता है? आंसर कभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? एएफसी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एएफसी कवर्स इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो ध्यान रखना, ये जो कर्व है ये अपने आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये क्या होता है? देखो ये इसको बोलते हैं, आप देखो दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, सेम होगा। जब भी आप जो भी रेक्टेंगुलर बनाएंगे इसके अंदर में, जैसे ये आपका कर्व है, इसके अंदर में जो भी आप रेक्टेंगुलर बनाओगे, वो सारा का सारा जो रेक्टेंगल बनेगा, वो सारा का सारा बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसके चलते इसको बोलते हैं क्या? रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है। अभी आपको उतना मैथमेटिक्स नहीं जानना, आपको बस खाली ये जानना है कि याद रखना एएफसी कर्व जो होता है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, आप देखना हो तो देख लेना। नेक्स्ट, एएफसी क्या होता है? जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन क्या है बताओ? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया ऊपर। अब आते हैं क्या एबीसी के बारे में समझते हैं। एबीसी, एबीसी का फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर हम डिस्कस कर लिया। एबीसी का मतलब क्या होता है? ये एग्जांपल है, देखो 118, यहाँ पे क्या कर दिया?
वेरिएबल कॉस्ट को लिख गया, फिर एबीसी कैसे निकलेगा सर, इतना डिवाइड बाई इतना, 20 डिवाइड बाई 1, 20 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 20, 30 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से मैंने एबीसी निकाल इसको प्लॉट किया। देखो यहाँ पे जब प्लॉट करोगे ना तो इस तरीके से कर्व बन रहा है, यू शेप। क्या बन रहा है बताइए, ये यू शेप बन रहा है। कौन सा यू शेप बन रहा है, यू शेप बन रहा है। तो यू शेप में क्या होता है, देखो पहले क्या हो रहा है, ये घट रहा है। पहले क्या हो रहा है, ये घट रहा है, फिर क्या हो गया, बढ़ रहा है। घट रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसको यू शेप भी बोलते हैं। तो एबीसी कर्व कैसा होता है सर, यू शेप कर्व होता है। एएफसी कर्व कैसा होता है सर, रेक्टेंगल हाइपरबोला, डायमंड शेपिंग। एएफसी कर्व क्या होता है सर, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एबीसी एबीसी कर्व इज अ यू शेप लाइन्स। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन समझता, यू शेप जो भी होता है ना, यू शेप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ये यू शेप क्यों होता है, तो इसका आंसर याद रखना, क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे लागू होता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ लिए। ठीक है, ए एक्चुअल कॉस्ट का सेम चीज, देखो एक्चुअल कॉस्ट का भी सेम चीज हम लोग क्या किए, टोटल कॉस्ट लिए, हम लोग क्या किए, आउटपुट लिखे, टोटल कॉस्ट लिखे और डिवाइड पे करते गए, तो आ जाएगा एसी 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 एसी। अब यहाँ पे इसको हम लोग प्लॉट किए तो प्लॉट ऐसे निकला। प्लॉटिंग करने आपको आता है ऑलरेडी, मैंने इसको डिस्कस कर लिया था, तो प्लॉटिंग करने आपको प्लॉटिंग कर लिया। तो एसी का मतलब क्या होता है, यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ना मार्जिनल कॉस्ट लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ेंगे, इसका ये चैप्टर खत्म ही है, लॉ कॉस्ट लगभग। एमसी, अब देखो यहाँ पे टीसी आपको पता है, एमसी अभी डिस्कस कर ले कि एमसी कैसे निकलता है, एडिशनल यूनिट। जैसे मान लीजिए एडिशनल कॉस्ट को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल कॉस्ट 120, इसके बीच का गैप को बोलते हैं क्या, एमसी। इसके बीच का गैप को बोलते हैं क्या, एमसी। अब देख रहे हो ये क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, फिर कुछ देर बाद वो बढ़ता जा रहा है। तो ये आप प्लॉट करोगे तो इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जानने लायक क्या चीज है कि ये भी क्या है, यू शेप है। और यू शेप क्यों है सर, क्योंकि ये वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरह होता है। एमसी कर्व एक वेरिएबल, हाँ एक चीज ध्यान रखना, एमसी का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये ध्यान रखना है कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में मैंने आपको बताया था। अभी के लिए बस खाली इतना ध्यान रखो कि एमसी जो होता है ना, मार्जिनल कॉस्ट, अल्टीमेटली वेरिएबल ही होता है, कभी फिक्स नहीं होता उसमें। तो उसमें फिक्स हो रहा होता नहीं, फिक्स वेरिएबल। मार्जिन फिक्स कॉस्ट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन द एसी एंड एमसी। एसी एंड एमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप है। ये बार इसको थोड़ा सा रीड कर लेना आप। ठीक है, बस हो गया खत्म। बस दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर व्हाट 6। बस एक लास्ट चैप्टर बचा, चैप्टर नंबर 7, हम लोगों का ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा और 8 मास आपका कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा चार्ज लगा लेता हूँ, क्योंकि लैपटॉप में चार्ज नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। चलिए आइए समझते हैं क्या रेवेन्यू है प्रॉफिट, चैप्टर नंबर 7। देखिए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आप अकाउंट्स में पढ़े थे ना, अकाउंट्स में आपका सेल्स पढ़े थे, उस सेल्स को ही हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में रेवेन्यू बोलते हैं। सिंपल समझो, देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, the amounts of money received by the firm, amounts of money received by the firm by selling its commodity is called what, revenue। कोई भी फर्म जब सामान को बेचता है और बेचने के बाद जो पैसा एक्यूमुलेट होता है, अर्न करता है, उसे बोलते हैं क्या, रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू जो होता है ये 3 तरीके का हो सकता है आपको, जैसे हम लोग टीपी एमसी हम लोग पढ़े थे ना, वैसे यहाँ पे बता दूं, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट है, देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स पर यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम अर्न फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, जैसे टीआर इक्वल टू पी इंटू क्यू, इसको बोलते हैं क्या, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई, 100 टी-शर्ट खरीदे 200 रुपए करके, इसका मतलब कितना का ये बना दिया सर, 20,000 का, तो इस 20,000 को बोलोगे टोटल रिटर्न, सिंपल सा बात है। एवरेज रिटर्न क्या होता है सर, वही वही टोटल रिटर्न को क्या करें, हाँ देखो टोटल रिटर्न क्या होता है, मैंने क्या बताया, पी को, पी मतलब प्राइस, प्राइस को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा टी आर। जैसे मान लीजिए प्राइस कितना था, यहाँ पे एग्जांपल में टी शर्ट का दाम था 200 रुपया और आपने 100 टी शर्ट को बेचा, इसका मतलब 20,000 रुपये टी आर। एवरेज रिटर्न क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू बोलता है कि इस 20,000 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितना था सर, 200, डिवाइड करो तो कितना आंसर है सर, आंसर 100। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस है सर ये 100 रुपया। हाँ तो देखो, एवरेज रिटर्न का एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टीआर डिवाइड बाई आउटपुट, टीआर डिवाइड बाई आउटपुट। तो टीआर का आपको पता है, टीआर कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू। हाँ सर, पी इंटू क्यू, मैं यहाँ पे इसको लिख के फिर से बता देता हूँ। आपको पता है टीआर को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो पी इंटू क्यू निकलेगा सर, हाँ सर, डिवाइड बाई आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्यू होता है। अब क्यू क्यू का टू आंसर क्या निकला, प्राइस। तो आप बोल सकते हो कि ए आर इक्वल टू प्राइस। हाँ सर, तो ध्यान रखना एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे एआर निकालने का, तो वहां पे शॉर्टकट लगा देना, प्राइस ही क्या है अपने आप में एक एआर है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में क्या बताया था मैंने, वही जो ऊपर में फॉर्मूला था, एक्स्ट्रा देखो सेल्स वन, एडिशनल यूनिट्स, एक्स्ट्रा सेल्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू।
अभी मैं उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, आपको पता है मार्केट देखो दो तरीके का होता है, आप समझते हैं आगे। यहाँ से थोड़ा सा नया टॉपिक से समझना है बार। मार्केट ना दो तरीके का होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या होता है बताओ? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आप सेकंड सेमेस्टर है ना क्लास 11 का, उसमें मार्केटिंग चैप्टर में आप पढ़ोगे इस चीज को, और बहुत डिटेल में पढ़ोगे। उसके पहले मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक सेकंड सेमेस्टर का कहीं पे भी क्लास नहीं लिया है, यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो और आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो हमारी क्लासेस को आप ले सकते हो। आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ऑनलाइन भी हमारे पास अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। मैं बताऊं आपको, ऑफलाइन हम लोगों से सस्ता और कोई नहीं पढ़ा सकता, और ऑनलाइन भी हम लोगों से सस्ता कोई नहीं पढ़ा सकता। इतना सस्ता में मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का क्लासेस देने जा रहा हूँ। यदि आपको चाहिए, आपको पता है मेरा नंबर, ये नंबर है हमारा, ये पहले एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन में कैसे होगा, ऑफलाइन में कैसे होगा। क्लासेस बहुत डिसेंट वे में पढ़ाया जाएगा, और मैं जिस कॉन्सेप्ट में अभी रिवीजन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं रिवीजन में इतना डेप्थ में पढ़ाता हूँ, तो मैं रियल में कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। तो आप सेकंड सेमेस्टर जब मेरे से पढ़ के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा मैं किस वे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इंक्वायरी कीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या कितने कितने रेट में आपको ये। आइए समझते हैं बात कि मार्केट देखो दो तरीके का होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है मोनोपोली मार्केट। अभी क्या होता है समझते हैं बात। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझ लो, एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारा सेलर है और बहुत सारा बायर है, और आपस में बाइंग सेलिंग कर रहा है, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आप एक सब्जी मंडी में जब जाओगे, तो देखने को मिलेगा बहुत सारा सेलर, बहुत सारा सब्जी वाला बैठा हुआ है, बहुत सारा सब्जी वाला सेम रेट पे सामान को बेच रहा है, उससे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक होता है मोनोपोली मार्केट, जहां पे एक ही सेलर है, बहुत सारा बायर है, जैसे कि सीईएससी इलेक्ट्रिसिटी जो आता है हमारे पास, वो सीईएससी कंपनी का आता है। अब देखोगे तो आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आपके पास सीएससी के कार्ड दिया, तो आपको कोई और इलेक्ट्रिसिटी देने वाला है ही नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं वो मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मार्केट मतलब सिंपल समझो, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बस खाली आप जान जाओ, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस में है। अब आप समझना है बात। आप जब सब्जी मंडी में जाते हो, तो देखने को मिलेगा सारा का सारा जितना सब्जी वाला है ना, आलू का दाम सेम बताएगा। आपको यदि सस्ता में जब वो बेचेगा ना, तो बोलेगा भैया सुनिए ना, किसी को बोलिएगा मत। क्यों नहीं बोलिएगा? क्योंकि पूरे मार्केट में, पूरे मंडी में एक प्राइस क्या है डिसाइडेड है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ध्यान रखना, प्राइस क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द प्राइसेस आर फिक्स्ड। प्राइसेस क्या होता है? फिक्स होता है। बट यदि मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, सीईएससी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी एक दुकान में, किसी एक मार्केट में आप अकेले हो, कोई सामान को बेच रहे हो, इस मोबाइल को बेच रहे हो, कोई और बेचने वाला नहीं है, तो क्या करोगे? कस्टमर वाइज आप क्या करोगे? चार्ज करोगे ज्यादा कम। धूर कस्टमर मतलब कोई बेवकूफ कस्टमर मिल गया है, तो ज्यादा उससे चार्ज कर लोगे। कोई स्मार्ट कस्टमर मिला, तो मेरे को एक थोड़ा कम चार्ज करेंगे उससे। तो मतलब मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है। बट परफेक्ट कमर्शियल मार्केट क्या होता है, फिक्स रहता है, प्राइस फिक्स रहता है। अब यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप अमॉन्ग द टीआर बोल रहा है, रिलेशनशिप बताओ टीआर, एमआर और एआर में, मतलब इस तीनों के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है तुमसे। टीआर, एमआर और एआर में क्या रिलेशनशिप है जब प्राइस फिक्स है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इसको कैसे भी पूछे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बताओ टीआर, एमआर और एआर के बीच में क्या रिलेशनशिप, मतलब प्राइस फिक्स है। देखो क्या होता है, ये प्राइस है, प्राइस फिक्स है, 10 10 10 प्राइस फिक्स रखा आपने। क्वांटिटी सोल्ड किया ऐसा 1 2 3 4, तो टीआर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देना। आपको बस पता है टीआर कैसे निकलेगा, इसको खाली मल्टीप्लाई कर देना बस। तो क्या होगा, 10 दिनों की इससे निकलेगा। ईयर आपको पता है ईयर कैसे निकला, इतना डिवाइड बाई इतना करोगे। और मैंने ऑलरेडी ऊपर में बताया था कि ईयर का मतलब ही प्राइस होता है। क्या होता है बताओ, प्राइस। बताया था ना अभी। तो प्राइस, ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है, ये लिख दो आराम से। हाँ हाँ सर, या फिर फॉर्मूला में जाओगे तो फॉर्मूला करके निकालो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। ईयर निकल गया। अब आते हैं एमआर कैसे निकलता है। एमआर को पता है, ये दोनों के बीच का गैप होता है। जैसे 10, क्या होगा, फिर 10, फिर 10, फिर 10। अच्छा सर, मतलब कि अब सिंपल समझो, प्राइस यदि फिक्स है तो होता क्या है समझते हैं। प्राइस यदि फिक्स है तो होता क्या है, आप यदि पुट करोगे तो देखोगे, आप बोल सकते हो कि सर प्राइस यदि फिक्स है तो एमआर और एआर क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इफ द प्राइस इज फिक्स्ड इन द मार्केट, देन एआर इज इक्वल टू एमआर। बहुत खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है भाई, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना क्या क्वेश्चन होगा, इफ द प्राइस इज फिक्स्ड देन एमआर इज इक्वल टू व्हाट, एआर। एमआर इज इक्वल टू व्हाट, एआर। एमआर इज इक्वल टू क्या, टीआर होगा। बट टीआर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो जीरो से स्टार्ट हुआ, बढ़ता है क्या ना, 10 20 30 40 से बढ़ता गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एमआर इक्वल टू एआर और टीआर इज इंक्रीजिंग 45 डिग्री। ध्यान रखना, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये 45 डिग्री का है ना, 45 डिग्री का है। हाँ सर, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट,
अब बोल रहा है बताओ, सेम चीज, टी आर एम आर और ई आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा यदि प्राइस फिक्स नहीं होगा तो। प्राइस फिक्स, प्राइस इज नॉट फिक्स, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो प्राइस मैंने क्या किया, उल्टा पुल्टा रखा, 10 9 8 7 4 3 ऐसा रखा, और सोल्ड किया ऐसा किया, टी आर निकल गया। आपको पता है एवरेज रिटर्न कैसे निकलता है, प्राइस ही अपने आप में एवरेज रिटर्न है, तो आप यही लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, हाँ सर। नेक्स्ट होता है एम आर, एम आर आपको पता है इसके बीच का गैप, पहले तो होगा 10, फिर होगा क्या 8, फिर होगा 6, फिर होगा 0। ये चार्ट अपना एक बार कोशिश करो भी बना लेने का, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको इसको प्लॉट करोगे, जब प्लॉट करोगे तो देखने को क्या मिलेगा, देखो प्लॉट जब कर रहे हो तो देखो एमआर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ये एमआर है, और एआर क्या है, यहाँ पे आ जा रहा है, और टीआर क्या है, ऐसे करके घूम जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिला सर, देखो इसमें ये है कि एमआर क्या हो जाएगा सर, 0। एमआर का मतलब क्या होता है, मार्जिन रिटर्न, ये देखो एक समय क्या 0 हो सकता है। ठीक है, टीआर इज मैक्सिमम, जहां पे एमआर 0 है, देखो यहाँ पे एमआर 0 है ना, यहाँ पे एमआर 0 है, तो इस एमआर 0 है तो ध्यान रखना है सबसे, ये टीआर सबसे टॉप पे है, उसके बाद यहाँ से नेगेटिव हो गया, तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ इफ द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन द मार्केट, देन इन दैट केसेस margin margin revenue is zero, then the TR is what, maximum। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो आप रट के चल जाओ एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का आएगा, गारंटी है। ठीक है, आप नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एमआर और एआर के बीच में और इलास्टिसिटी में क्या रिलेशनशिप है, आ जाओ ध्यान रखना, बस खाली ये फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या होता है, एमआर इक्वल टू एआर इन ब्रैकेट वन माइनस वन बाई इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी है, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। ईपी 1 है तो एमआर क्या होगा, 0 होगा, ईपी ज्यादा, एक से ज्यादा है तो एमआर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ईपी एक से भी कम है तो एमआर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना खाली बस पढ़ लो, आपके एमसीक्यू का आपका काम हो जाएगा, बस। अच्छा, प्रॉफिट वाला टॉपिक्स को हम लोग ना यहाँ पे अभी रिकवर नहीं किए, आपके बुक से है, उस प्रॉफिट को खाली बस लास्ट का जो छोटा सा टॉपिक है, प्रॉफिट क्या होता है, तो बस प्रॉफिट को अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा खत्म हुआ बताइए, चैप्टर नंबर 7। हम लोगों ने 5 6 7 तीनों चैप्टर मैंने एक वीडियो में आपको बना के दे दिया है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेहनत कीजिए वीडियो को शेयर करके, और पढ़िए, और दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू, और ऑल द बेस्ट।